डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूं। बहुत ही बर्निंग इश्यू है। आप में से बहुत सारे ऑडियंस डिमांड भी कर रहे थे। अगर आप नहीं भी डिमांड करते फिर भी मैं ये लेक्चर लेकर आता, क्योंकि यह लेक्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इनलाइटेंड व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहे और जिन्होंने उम्मीद रखी हुई कि इंपॉर्टेंट इशू पर मैं लेक्चर लेकर आऊं, उनके लिए भी, और जो एपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं सिविल सर्विसेज के या पीसीएस के, उन कैंडिडेट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंट इशू भी हो सकता है, जिसमें आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या न्यू कोल्ड वॉर से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो आप ऑप्शनल पेपर है उसमें चाइनीज रेवोल्यूशन के विषय में क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं यहाँ जो दोनों तरह के हमारे ऑडियंस हैं, हम दोनों को कैटर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को एक गुत्थियां खुले, क्योंकि जो मैंने अभी आपको व्यू के विषय में बताया है, आपके उस साइड जो मिसाइल छूट रहे हैं, वॉर फ्रंट का नजारा है, लोगों में खलबली है, ये कहीं ना कहीं ये दृश्य आपको याद दिला रहा होगा यूक्रेन वॉर का। और ऐसा लगता है कि मानो वॉर छिड़ गया है, लेकिन वॉर छिड़ा नहीं है, उसके कगार पर है। आगामी 2-4 दिनों में घटनाक्रम किस प्रकार से करवटें लेगा, ये तो कहना अभी मुश्किल है। इट इज टू अर्ली टू मेक एनी प्रोफेसी। लेकिन जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस के बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें लगता है कि चीन को संभवतः वॉर लॉन्च नहीं करना चाहिए। वैसे अब आगे की घटना बताएगी। इस लेक्चर को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी आप लोग देखते इतनी ज्यादा सरगर्मी है चैनल के ऊपर, चारों तरफ वॉर छिड़ जाएंगे। कोई चैनल बताते हैं कि बस वॉर छिड़ने वाले हैं, चाइना विल इन्वेड ताइवान, कुछ बताते हैं कि नहीं चाइना ऐसा नहीं करेगा। दोनों पक्षों को तोलते हुए लेकर चलते हैं। हम आपको उन बातों से थोड़ी और दूर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट, जो अभी की वर्तमान पीढ़ी है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, ये जनरेशन इसको करेंट के पर्सपेक्टिव से देख रही है। लेकिन वर्तमान की समझ इतिहास के बिना मुश्किल हो जाती है। मैंने बहुत पहले आपको बताया है कि देयर इज सम बर्डन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में कुछ ऐसा बर्डन है, उस बर्डन से हम मुक्त नहीं हो सकते। हिस्ट्री को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि दिस इज द कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। यह अतीत और वर्तमान के बीच संवाद का नाम है। तो मैं आपको अतीत से वर्तमान में लाता हूं, पूरा दृश्य स्पष्ट होगा, और तब शायद आप इस बात की जस्टिस कर पाएंगे कि हाउ फार चाइना वॉज अकाउंटेबल एंड व्हाट इज द रोल ऑफ यूएसए। क्या यूएसए इनोसेंट मसीहा है? नैन्सी पेलोसी पहुंचती है ताइवान और कहती है कि हम एक डेमोक्रेटिक लीडर होने के नाते एक नेचुरल ह्यूमैनिटेरियन विजिट के लिए आए हैं। इसके पीछे हमारा कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन कहते हैं कि चाइना व्यर्थ में स्केलेट कर रहा है, इतनी स्केलेशन की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी नेचुरल एंड रूटीन टाइप ऑफ विजिट, नथिंग एल्स। चाइना शुड नॉट ट्राई टू रीड मोर इनटू दिस कॉमन विजिट। दिस इज अ नॉर्मल कर्टसी विजिट। लेकिन अगर अभी पूरी दुनिया देख रही होगी तो ऐसा ही दिख रहा है कि यूएसए एक बड़ा ही इनोसेंट मसीहा है, और सी जिनपिंग का चाइना एक एग्रेसर है। सी जिनपिंग का चाइना एक एग्रेसर है, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी जड़ कहां तक जाती है, इसको हम पीछे ले जाना चाहेंगे। कहां से शुरू करें इतिहास में? चलिए पीछे चलते हैं।
कहानी वहां से शुरू होती है जब वर्ल्ड में डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। डीकोलोनाइजेशन मतलब विउपनिवेशीकरण। जब दुनिया के उपनिवेश आजाद हो रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और डच जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां पीछे हट रही हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बार बार अमेरिकन रूजवेल्ट को गुहार कर रहा है, मेकिंग अ हम्बल अपील टू पार्टिसिपेट इनटू द वॉर। बार बार उसे अपील कर रहा है कि आप इस वॉर में आइए, हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। लेकिन यूएसए कुछ अपने कारणों से इस वॉर में कूदता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यह बहुत बाद में 7 दिसंबर 1941 में, जब उसके स्वयं पर्ल हार्बर पर जापानीज अटैक होता है। लेकिन उससे पहले अगस्त 1941 को वह चर्चिल को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को एक शिप पर इनवाइट करता है। आप लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार होंगे वो इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे कि दैट इज कॉल्ड अटलांटिक चार्टर। उसको अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। संभवतः 14 अगस्त 1941 को यह अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बीच साइन हुआ था। वैसे तो इसमें 3 बातें थी। एक थी द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, सेकेंड वन कि देयर शुड बी द फ्री इकोनॉमी एंड द फ्री सी रूट, फ्री सी लेन। बिल्कुल ही व्यापार और इकोनॉमी स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यह था कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। मीन्स कि द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड एंजॉय द राइट टू सेल्फ जजमेंट। उन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। मोटे तौर पर ये उनके थे। आलोचकों ने कहा कि अटलांटिक चार्टर उपनिवेशवाद का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। मतलब इट प्रूव्ड अ डेथ सर्टिफिकेट टू दिस कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, क्योंकि दुनिया के सारे कॉलोनीज मुक्त होंगे। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो वर्ल्ड में इतने सारे प्रॉब्लम हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कहते हो अमेरिकन एम्बिवेलेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका की दोहरी नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दुविधापूर्ण मन स्थिति है, एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है, और उसकी जो सबसे बढ़कर हिपोक्रेसी है। जब दुनिया में उपनिवेश मुक्त हो रहे हैं, 1947 में भारत को भी आजादी मिली, 1949 में इंडोनेशिया आजाद हुआ, 1954 में इंडो चाइना, लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग है। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि उस समय यूएसए वही सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था कॉलोनीज को कि देखिए, हम आपके बड़े भाई हैं, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कॉलोनी टू गेट फ्रीडम। इसलिए आपकी आजादी हमारे लिए सर्वप्रिय है, हम आपकी आजादी चाहते हैं। और उसने अटलांटिक चार्टर देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हम दुनिया में स्वतंत्रता का एजेंडा लेकर आए। लेकिन मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि इन वन सेंस दिस अटलांटिक चार्टर वाज विसिएटेड बाय द ट्रू मैन डॉक्ट्रिन। आगे चलकर एक घटना होती है, उसको शीत युद्ध कहा जाता है। आप लोग जो विश्व इतिहास के स्टूडेंट होंगे वह जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के गर्भ से ही शीत युद्ध निकला, कोल्ड वॉर निकला। क्योंकि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य जो सोवियत रशिया और यूएसए या वेस्टर्न पावर्स दोनों का कॉमन फ्रंट था, लेकिन दोनों एक दूसरे के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को रोकना चाहते थे। दोनों एक आइडियोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक वॉर भी लड़ रहे थे, एक साइकोलॉजिकल बैटल भी साथ साथ लड़ रहे थे। एक तरफ वह फांसीवादी ताकत से लड़ रहे थे, एक तरफ वो खुद अपने में लड़ रहे थे। तो उसी क्रम में शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध शुरू हो गया। उसको कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है, कोल्ड वॉर भी कहा जाता है, हॉट पीस भी कहा जाता है, क्योंकि इट वॉज नॉट द ओपन एस्केलेशन ऑफ वॉर।
या वॉर लाइक सिचुएशन था, तनाव होता लेकिन स्केलेट नहीं करता। और दोनों पक्ष एक तरह से मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक युद्ध, साइकोलॉजिकल एंड डिप्लोमेटिक वॉर लड़ रहे थे। इसको कोल्ड वॉर कहा गया। और जब इसकी शुरुआत हुई, इसी शुरुआत के क्रम में पहले तो रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट के समय ये शुरू हो गया। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको मैप दिखाना चाहूंगा कि शायद ये चीज आपको एहसास पहले से हो या पहले से कुछ ज्ञात हो। अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूं कि एक्चुअली जर्मनी के अगेंस्ट में सोवियत रशिया लड़ रहा था, बल्कि सोवियत रशिया पर जर्मनी ने आक्रमण किया हुआ था। जर्मनी उसका सामना कर रहा था। और फिर इसी क्रम में घटना कुछ इस तरह की हुई कि जर्मन आक्रमण से सोवियत रशिया, पहले तो बहुत डिवास्टेशन हुआ, बहुत विध्वंस हुआ सोवियत रूस में। लगभग उस समय आप कह सकते हो 2 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन उस समय सोवियत रशिया के बचाने के नाम पर वहां ब्रिटेन और अमेरिका भी लड़ रहे थे। ये पूरे एलाइड पावर्स लड़ रहे थे। खैर, उसकी अपनी एक अलग कहानी है, अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। बाद में जब इधर से एलाइड पावर्स ने एक सेकेंड मोर्चा खोला, दूसरा मोर्चा फ्रांस में, जिसको कि जर्मनी जीत चुका था, और उसने पश्चिम से जब जर्मनी पर अटैक किया तो पूरब की तरफ जर्मनी का जो दबाव था वो कम हुआ। इसका फायदा सोवियत रूस ने उठाया और फिर सोवियत रूस जर्मनी को पीछे हटाता हुआ गया। तो उससे पहले जर्मनी ईस्टर्न यूरोप, जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो मैं मानचित्र पर दे रहा हूं, मैं इसको पीपीटी भी छोड़ दूंगा, आप लोग देख लोगे। यही पूर्वी यूरोप के देश हैं, उसको जर्मनी जीतता हुआ फिर सोवियत रशिया का एक पार्ट जीता था। अब सोवियत रशिया उनको पीछे हटाते हुए आता है और फिर उन पूर्वी यूरोप के जो समाजवादी देश है, सोशलिस्ट कंट्रीज है, उस पर, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उस पर कब्जा कर ऊपर से साम्यवादी सरकार आरोपित कर देता है। हालांकि इतनी जल्दी आरोपित नहीं करता है, देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन वह ऊपर से साम्यवादी सरकार स्थापित कर देता है। अब इतना होना था, इस मुद्दे पर जो वेस्टर्न पावर से उनके कान खड़े हो गए और वह सोचने लगे कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ सोवियत रूस के भी अपने कंप्लेंट्स थे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। इस प्रकार से कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो रूजवेल्ट थोड़ा सा सॉफ्ट लाइनर था, बट रूजवेल्ट कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। रूजवेल्ट बहुत अधिक समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। रूजवेल्ट का शीघ्र ही डेथ हो गया। लेकिन रूजवेल्ट के बाद उसका सक्सेसर ट्रूमैन हुआ। वो रियली ही वॉज ए हार्ड लाइनर, वो एक हार्ड लाइनर था। और उसी ने अपनी प्रसिद्ध ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दी, जो मार्च 1947 में इस डॉक्ट्रिन की घोषणा की, ट्रूमैन सिद्धांत। उसमें उसने कहा कि हम दुनिया में सशस्त्र अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, सशस्त्र अल्पसंख्यक को कहता है कम्युनिस्टों को, उसके विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों के पक्ष में शीत युद्ध की घोषणा करते हैं। अब इसका प्रतीकात्मक अर्थ हुआ, सिंबॉलिक मीनिंग हुआ। अब वह उन देशों को सहायता नहीं करने जा रहा है जहां स्वतंत्रता को लीड कर रहा है कोई कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप बहुत अच्छी तरह समझिए कि एक तरफ अटलांटिक चार्टर में यूएसए ने सभी को आश्वासन दिया कि आपको स्वतंत्रता मिलेगी और आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, लेकिन दूसरी तरफ वही कोल्ड वॉर की जरूरत ने उसको अटलांटिक चार्टर को ताक पर रखने के लिए कहा और कहा कि नहीं, हम वही सहायता करेंगे जहां लीड कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करेगी। और ऐसा कहा नहीं, उसका एक सीक्रेट एजेंडा था। लेकिन जहां कहीं भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी लीड कर रही हो, उसकी स्वतंत्रता को कुचला जाए। उसमें 2 देश उसके शिकार हुए, एक चीन और दूसरा वियतनाम। अब आप कहेंगे मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, तो कहानी वहीं से शुरू होगी, अमेरिकन हिपोक्रेसी और चाइना ने इसका कैसे फायदा उठाया। तो फिर आज आप वर्तमान में ताइवान प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। अब आप आइए चीन, वहीं से शुरू करते हैं। चीन में जहां से मैंने आपको बताया कि वहां पर एक विशेष प्रकार का साम्राज्यवाद था। हम लोग भी कॉलोनियलिज्म के शिकार हुए थे, लेकिन हमारे यहां ब्रिटिश का शासन था, सोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और हम लोगों को एक पर्सनल कॉलोनी के रूप में उसने डेवलप किया था। चाइना में आपको एक विशेष प्रकार का कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म मिलेगा, जिसमें यूरोप के कम से कम 5-6 शक्तियां मिलकर चाइना को शोषण कर रही थी। उस दौर में जापान भी शामिल हो चुका था और सभी ने अपना अपना क्षेत्र वहां डिवाइड कर लिया था, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में बांट लिया था। एक समय तो ऐसा नारा था कि चाइनीज खरबूजे को काटो,
कट ऑफ द चाइनीज मेलॉन। लेकिन चलिए, चाइना फिर भी विभाजित नहीं हुआ क्योंकि इनके बीच आपस में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, चाइना बचा रहा। अब क्या हुआ कि चाइना भी अपने अपने ढंग से उसकी उसकी प्रतिक्रिया करता, तो उसी क्रम में चाइना के में एक किसानों का बड़ा सा विद्रोह हुआ था जब अपने यहाँ 1857 का रिवोल्ट चल रहा था। उसी का कॉन्टेम्पररी था, उसको कहते हैं ताइपिंग रिवोल्ट। 17 प्रोविंसेस में चला, लेकिन वो सब कोई ऑर्गेनाइज, उस पर स्पष्ट कोई विचारधारा नहीं थी, कार्यक्रम नहीं था, वो सब दबा दिया गया। फिर उसके आगे एक बॉक्सर रिवोल्ट हुआ 1899 और 1900 के करीब। लेकिन फॉरेन पावर ने मिलकर, वहां पर चाइना में एक और भी विशेषता है जो इंडिया से अलग है। इंडिया में खास के 1857 में जो बहादुर शाह जफर को जब रिमूव कर दिया गया अपने पद से, उसके बाद एक औपचारिक रूप में भी कोई देसी सरकार नहीं रही, ब्रिटिश सरकार ही औपचारिक और व्यवहारिक दोनों सरकार बन गई। चाइना में वहां हमेशा एक औपचारिक रूप में सरकार रही, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक कठपुतली सरकार बनी रही फॉरेन पावर्स की। खैर चलिए, बॉक्सर रिवोल्ट भी दबा दिया गया फॉरेन पावर्स के साथ के द्वारा मिलकर। तो अंत में एक कुमिंगतांग दल का गठन हुआ था, उसका नाम था कुमिंगतांग दल। आज भी आप अगर न्यूज़पेपर में या कहीं भी आप टीवी चैनल पर केएमटी शब्द का ताइवान के संदर्भ में आप सुनते होंगे, तो इसलिए मैं उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक पार्टी थी, उसका नाम था कुमिंगतांग पार्टी, उसके फाउंडर थे डॉक्टर sun yat-sen। तो वह पार्टी धीरे धीरे चाइना में पॉपुलर होने लगी। जैसे भारत में कांग्रेस थी, उसी तरह से एक बुर्जुआ की पार्टी थी, एक मध्यवर्गीय पार्टी थी वो कुमिंगतांग पार्टी। और फिर डॉक्टर sun yat-sen ने 1911 में वहां पर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। पहला राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने वहां ऑर्गेनाइज किया, जो मॉडर्न पैटर्न पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह या क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह, वो एक कह सकते हो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन था। इस नेशनलिस्ट पार्टी का एक लाभ यह हुआ कि वहां का जो अंतिम मोनार्क था, अंतिम मंचू शासक, द लास्ट इंपेरर, वह डिथ्रोन हो गया, मतलब वो अपने पद से वंचित हो गया। और फिर वहां पर एक पहली गणतंत्रवादी सरकार स्थापित हुई, दैट इज कॉल्ड अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। उन्होंने 3 नारे दिए थे, राष्ट्रवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद, नेशनलिज्म, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। लेकिन उनकी पार्टी चल नहीं पाई, बड़ी कमजोर अवस्था में थी, और वो चाहते थे चलाना, तो उसी समय फॉरेन कंट्रीज का इतना प्रेशर उनके ऊपर था कि डॉक्टर sun yat-sen अपने को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। तो चीन में आपको बड़ी अजीब प्रकार की राजनीति देखने को मिली। कम्युनिस्ट पार्टी तो थोड़ा बाद में आता है 1921 में, और माओ सेतुंग उसके नेता के रूप में उभरता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के आगमन से पहले वहां जो कुमिंगतांग पार्टी थी, उसने सहायता के लिए सोवियत रूस की तरफ देखा था। और सोवियत रूस का हेड उस समय लेनिन हुआ करता था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि डॉक्टर sun yat-sen पार्टी वह जो बुर्जुआजी पार्टी, वह एक बुर्जुआ वर्ग की पार्टी थी, बावजूद इसके उस समय लेनिन इसको सहायता करना स्वीकार किया कुमिंगतांग पार्टी को। तो इस तरह से सोवियत रशिया के साथ कुमिंगतांग दल की अच्छी मित्रता बन गई। तभी इधर एक दूसरी घटना हो रही है, क्योंकि कुमिंगतांग पार्टी बात तो राष्ट्रवाद की, समाजवाद की कर रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद और समाजवाद की बात करना और एक्चुअल सेंस में राष्ट्रवाद और समाजवाद को लाना, बोथ आर द 2 डिफरेंट थिंग्स, वो नहीं आ पाया। कोई खास यह परिणाम पैदा नहीं कर पा रही थी। तभी क्या हुआ कि धीरे धीरे एक पेकिंग विश्वविद्यालय था, जिसको आप बीजिंग कहते हो, उसका लाइब्रेरियन हुआ करता था माओ सेतुंग, और वहीं पर लीली शोन और कुछ और नेता थे। अचानक से उनको साम्यवाद को पढ़ने और समझने की भूख जगी, क्योंकि सोवियत रूस में तो साम्यवादी क्रांति हो ही चुकी थी, तो विचारधारा से तो अवगत हो ही चुके थे। तो उन सबों ने साम्यवाद के अध्ययन के लिए एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसी का लाइब्रेरियन हुआ करता था माओ सेतुंग। और फिर इन सभी ने विचार किया, और 1921 में फॉर्मली, मतलब औपचारिक रूप में, इन्होंने 1921 में औपचारिक रूप में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को लॉन्च किया। उसको सीपीसी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, और 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई। पहले शुरू में अपना जनाधार बनाने का प्रयत्न कर रही थी, सफलता नहीं मिल रही थी। जब कुमिंगतांग सरकार थी डॉक्टर sun yat-sen की, डॉक्टर sun yat-sen के समय ही 1924-25 की बात है, 25 नहीं 24 ही कह लीजिए, 23 कह लीजिए, 23 में, मतलब 1923 में
जब कुमिंतांग पार्टी को सोवियत रशिया से सहायता मिली तो सोवियत रूस चूंकि कम्युनिस्ट था तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कुमिंतांग पार्टी का जो नजरिया है वो बहुत सॉफ्ट हो गया और फिर कुमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सहमति बन गई। तो लेनिन और डॉक्टर सन्यास सेन की मध्यस्थता में चीन में एक मिलीजुली सरकार गठित हुई, दैट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट, और उसमें सीपीसी के भी मेंबर्स थे और कुमिंतांग पार्टी की सरकार थी, जिसमें कुमिंतांग पार्टी की सरकार ने सीपीसी के मेंबर्स को भी अपने मिनिस्ट्री में लिया। ये कोलिशन गवर्नमेंट तो पहले शुरू में ठीक रहा, लेकिन 1924 में उधर लेनिन का डेथ हो गया और इधर डॉक्टर सन्यास सेन का डेथ हो गया 1925 में। तो डॉक्टर सन्यास सेन के उत्तराधिकारी हुए चियांग काई शेक। उनका नाम चियांग काई शेक था। ये बहुत फेमस नेम है क्योंकि यहीं से बहुत सारी कहानियां शुरू होती है। आपके नेशनल मूवमेंट में भी कुछ रोल रहा है। तो चियांग काई शेक जब सत्ता में आया तो चियांग काई शेक के आने के बाद पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी और जो कुमिंतांग पार्टी उसमें अच्छे संबंध रहे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमने आपको जितनी भी बातें कही वो सारी ऑथेंटिक बुक से है। हालांकि बाजार में तो बहुत सारे बुक हैं, लेकिन मैं अभी एक बुक का हवाला देता हूं पहले वन बाय वन। ये अभी हाउ चाइना सीज इंडिया, ये बुक अभी अभी निकली है श्याम सरन की। वैसे तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट हो बिना हिस्ट्री की सहायता के तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो इन्होंने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया है कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में तरक्की की थी। 3 फेज इन्होंने बताए हैं। पहला फेज बताया कि द फेज ऑफ रेवोल्यूशन, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए था। उस टाइम को उन्होंने 1921 से लेकर 1937 को फेज ऑफ रेवोल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि चीन में एक घटना हुई थी जिसके विस्तार में तो मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। टॉपिक मुझे ताइवान में तक लाना है आपको, तो मैं डिटेल्स में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी झलक तो देनी ही पड़ेगी। तो 1921 से लेकर 1937 तक इसको द एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है कि इसमें कुमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि चाइना कहने के लिए तो बहुत बड़ा साम्राज्य था और बहुत बड़ा देश था, लेकिन उत्तरी भाग में बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स थे। वॉर लॉर्ड्स कहते हैं युद्ध सामंत को, माने एक तरह से आप समझिए कि वह सामंत थे। वह केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। उन्होंने अपने छोटे छोटे राज्य बना रखे थे। तो अकेले दम पर कुमिंतांग पार्टी के लिए संभव नहीं था। तो कुमिंतांग पार्टी और कुमिंतांग पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी दोनों ने मिलकर एक ड्राइव शुरू किया। और वो जो ड्राइव शुरू किया वो ड्राइव नॉर्दर्न, उसको कहते हैं नॉर्दर्न एक्सपेडिशन। और नॉर्दर्न जो पार्ट में जो भी वॉर लॉर्ड्स थे दोनों ने मिलकर उसको डिफीट किया और डिफीट करके उन्होंने चाइना को एक तरह से यूनिफाई किया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उस समय। लेकिन यह अचीवमेंट अधिक समय तक, लेकिन दुखद बात यह हुई कि कम्युनिस्ट पार्टी, अब उसको दुखद कहें या सुखद कहें तो इतिहास निर्धारित करेगा, कुमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की जो सहमति थी वो टूट गई। क्योंकि जब वो ड्राइव 1937 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना एक कार्यक्रम जारी किया, आप कह सकते हो, उसने फ्यूचर बुलेटिन या अपने फ्यूचर प्रोग्राम को जारी किया कि हमारा फ्यूचर रणनीति क्या है। उसी में माओ सेतुंग उसका लीडर था। माओ, उसको शॉर्ट फॉर्म में माओ बोलते हैं। तो उसने अपने उस कम्युनिक में यह जारी किया कि हम अभी भले ही बुर्जुआ पार्टी के साथ, बुर्जुआ कहते हैं मध्यवर्गीय पार्टी को, अभी हम भले ही बुर्जुआ पार्टी के साथ सहयोग कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य है चीन में एक कम्युनिस्ट सरकार की और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना करना और जनता को स्वतंत्रता दिलवाना। इस बात पर चियांग काई शेक के कान खड़े हो गए और चियांग काई शेक ने 1937 में कुमिंतांग सरकार से या कोलिशन गवर्नमेंट से कम्युनिस्ट मेंबर्स को निकाल बाहर किया। दोनों के बीच फूट पड़ गई। सॉरी, 1927 में, आई हैव जस्ट टोल्ड यू 1937, मिस्टेकनली, सॉरी। तो पहला जो फेज है 1921 से 1927 तक है। उस फेज में उसने निकाल दिया। अब आप 1927 में जब वो बाहर निकल गया, चियांग काई शेक की पार्टी से जो कम्युनिस्ट लीडर्स और मिनिस्टर्स जब बाहर निकले, तो चलिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं, अभिशाप में वरदान हो गया। क्योंकि वही समय है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी रणनीति निश्चित की, अपने नए प्रकार के कार्यक्रम बनाए, अपना ग्रासरूट से अपने पार्टी को खड़ा किया। तो मैं वहां पर एक चीज से आप लोगों को अवगत करवाना चाहूंगा।
मार्क्सिस्ट या लेनिनिज्म समझाना तो हमारे लिए यहाँ संभव नहीं, उसके लिए मैंने पृथक लेक्चर दिया हुआ है मार्क्सिज्म पर। आप में से जो जिज्ञासु श्रोता है उसे सुन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि मार्क्स और लेनिन ने जिस सर्वहारा क्रांति की बात कही थी, प्रोलेटेरिएट रिवॉल्यूशन की बात कही थी, वो एशिया के लिए सूटेबल नहीं था, क्योंकि उनके लिए सर्वहारा था औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और एशिया में उस हद तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उस हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि उतनी बड़ी संख्या में औद्योगिक श्रमिक मिल पाता कि आंदोलन खड़ा कर पाते। तो माओ सेतुंग का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसने कहा कि नहीं, हमारे लिए सर्वहारा पहले किसान होंगे। चीन में जो क्रांति होगी वो गांव से शुरू होकर नगर में जाएगी, न कि नगर से शुरू होकर गांव में आएगी। और चीनी राष्ट्रवाद का आधार कृषक राष्ट्रवाद होगा। तो यहां पर आप माओ को इस बात का क्रेडिट दीजिए कि उसने चीन की परिस्थितियों के अनुसार कम्युनिस्ट रणनीति की व्याख्या की, और स्वयं वह एक तरह से समझे तो चावल लाई के साथ वो चला गया बिल्कुल ही ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके किसानों का संगठन बनाना शुरू किया। उसने कहा कि नहीं, जो सत्ता है वो बंदूक की नाल से निकलती है, हम किसानों को आर्म करेंगे, किसानों का मिलिशिया तैयार करेंगे, और तब हम बुर्जुआ सरकार को और विदेशी दोनों को चाइना से भगाएंगे। उसकी रणनीति चीन के लिए बड़ी व्यावहारिक मानी जाती है। इस कारण से सोवियत रूस से उसका मतभेद उसी समय हो गया, क्योंकि जो कॉमिंटर्न था, कॉमिंटर्न कहते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को, जो दुनिया भर के सारे आंदोलनों को गाइड करता था। जैसे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इंडिया में क्या कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति होनी चाहिए मूवमेंट का, वो भी सोवियत रशिया से गाइड होता था। और क्योंकि वह वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात करता, दुनिया में क्रांति लाने की, तो जिस देश में भी कम्युनिस्ट मूवमेंट होता तो उसके जो गॉड फादर है वो सोवियत रशिया बन जाता था। माओ सेतुंग ने सोवियत रशिया को गॉड फादर नहीं बनने दिया, उसने अपनी अलग रणनीति बनाई। अब जो तीसरा फेज शुरू हुआ, वह फेज कहते हैं जापानीज आक्रमण का, जो 1937 से लेकर 1945 तक चला है। जब जापान ने आक्रमण किया चाइना के ऊपर, तो कम्युनिस्ट पार्टी को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्योंकि जहां जहां जापान की सेना आगे बढ़ती थी, वहां वहां जो कुओमिंतांग की सरकार थी वो पीछे हटती जाती थी, और जो गैप बनता था उस गैप में कम्युनिस्ट मेंबर्स थे वो शामिल होते जाते थे, उस गैप को भरते जाते थे। मतलब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ती जाती थी, और ग्रासरूट लेवल पर, जमीनी लेवल पर वो आकर वो धीरे धीरे अपने जनाधार का विस्तार करती रहती थी। अब इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चूंकि चल रहा था, तो हालांकि जापान ने तो चाइना पर पहले ही आक्रमण कर दिया था, 1931 से ही वह चाइना शिकार था जापानीज आक्रमण का। लेकिन जब 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, और जब संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में कूदा, जंप्ड इनटू द वॉर, तो फिर उसके बाद पूरी वॉर का टेक्सचर ही बदल गया चाइना में, क्योंकि चाइनीज जो क्वेश्चन है, जो चाइना का प्रश्न है, वो द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया। पहले वो केवल जापान और चाइना के बीच का एक व्यक्तिगत वॉर था, जो अब बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पार्ट। और चूंकि वो अब द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बन गया, तो यूएसए ने चूंकि पूरी सी का, तो एशिया पैसिफिक को एशिया पैसिफिक जो रीजन है उस पर तो जापान की नौसेना ने नाकेबंदी की हुई थी, तो इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने एयर रूट से, जो आकाशीय है, अंतरिक्ष से, मतलब वो आकाशीय विधि से उसने सहायता दी, मतलब थ्रू एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, आर्मी उतारे गए वहां, और उसी में एक अमेरिकन कमांडर उतारा गया जिसका नाम था स्टिलवेल। तो जो स्टिलवेल आया, वो पहले उसने अमेरिकी सरकार की अनुमति से, पहले अनुमति से नहीं, खुद ही उसने दबाव डाला। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भाई कुओमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों मिलकर समझौता करिए, मिलकर लड़िए। आपको शायद अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक घटना याद हो, तो आपको यह याद होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन रूजवेल्ट आया था, तो उसने चर्चिल पर भी दबाव डाला था कि आप कांग्रेस के साथ सहमति बनाइए, तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपकी स्थिति ज्यादा मजबूत होगी, तभी इंडिया का सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपको याद होगा कि क्रिप्स मिशन चर्चिल ने भेजा था बिना बेमन से, यानी उसको दिल्ली इच्छा नहीं थी इंडिया से डील करने की, तो क्रिप्स मिशन एक तरह से खाना पूर्ति के लिए भेजा था, जो विफल होकर चला गया था। वही दबाव पड़ रहा था, परंतु चियांग काई से एक बड़ा एडमेंट था, उसने कहा नहीं, हम नहीं डील करेंगे। और ऊपर से स्टीलवेल के प्रति उसने प्रतिक्रिया दिखाई, स्टीलवेल को अमेरिका ने वापस बुला लिया। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ, क्योंकि इधर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार गिरा दिए।
अब इसके बाद 15 अगस्त को जापान ने समर्पण किया। अब जापान के समर्पण करने के बाद कम से कम चाइना का 50% भूभाग खाली हुआ, जिस पर जापान ने कब्जा किया हुआ था। और जिसको आप ताइवान कहते हो, ताइवान भी 1895 से जापान के नियंत्रण में था। यह ताइवान खाली हुआ है 1945 में जापान के समर्पण के बाद। अब चूंकि एज कोल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, शीत युद्ध पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, तो जो जिस समय जापानी सेना पीछे हटती है तो उस खालीपन को भरने के लिए दोनों तरफ से पार्टी दौड़ते हैं। उधर कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहती है, माओ सेतुंग ने चियांग काई शेक से अपील भी की कि चलिए मिलजुल कर हम लोग कोई एक समझौता करते हैं, लेकिन चियांग काई शेक एडमेंट था, वो तैयार नहीं हुआ। तब तक कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी एक बड़ी सेना मिलिशिया खड़ी कर ली थी, किसानों की 10 लाख की सेना। फिर भी चियांग काई शेक के सामने उसकी मिलिट्री कैपेसिटी बहुत कम थी, क्योंकि चियांग काई शेक के पास 40 लाख सोल्जर्स थे और एक तरह से वहां सिविल वॉर शुरू हो गया। अब अमेरिका ने कहीं ना कहीं चियांग काई शेक की सहायता इस रूप में की कि अमेरिका ने पहले ही कुछ बंदरगाहों पर, महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर जाकर कब्जा कर लिया, ताकि वो चियांग काई शेक को सुपुर्द कर सके। चियांग काई शेक की सरकार को हम कुमिंतांग सरकार या नेशनलिस्ट सरकार कहेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टी को हम कहेंगे पीपुल्स रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो आगे बढ़ती, उससे पहले कुछ पोर्ट्स पर अमेरिका ने भी सहायता कर दी, और अमेरिका ने जापानी से भी चुपके बात की कि अभी आप मत खाली करो, जब वहां पर नेशनलिस्ट पार्टी की सेना पहुंच जाएगी फिर खाली करना। तो अमेरिका ने मदद की, लेकिन उस समय अमेरिका की मजबूरी क्या थी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी अभी मैंने दिखाया है कि इधर पूर्वी यूरोप में बहुत ज्यादा विस्तार सोवियत रशिया का हो चुका था। तो अब अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का ध्यान ईस्टर्न यूरोप पर चला गया था, और वह चाहता था हम ईस्टर्न यूरोप को पहले बचाए। मतलब उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में चाइना सेकेंडरी हो गई और पहली हो गई रूजवेल्ट, उस समय था अमेरिकन प्रेसिडेंट। वह चाहता था हम ईस्टर्न यूरोप में किसी तरह साम्यवाद के प्रसार को रोकें। तो एक तो यह पहलू था। दूसरा पहलू यह था कि संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत ज्यादा खुश नहीं था चियांग काई शेक से भी। दो कारण थे। एक तो स्टीलवेल को भेजा, उसने सोचा कि कम्युनिस्ट पार्टी और स्टीलवेल के बीच, स्टीलवेल कहीं ना कहीं कुमिंतांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच परस्पर समझौता करवाएगा, जो नहीं हो पाया। दूसरा, उसने एक और कोशिश की। एक बार 1945 में उसने जॉन मार्शल को भी भेजा, जिसको मार्शल प्लान भी कहते हैं। वैसे मार्शल प्लान इतिहास में दो है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। एक यूरोप के लिए भी है, वो जॉर्ज मार्शल है, वो एक दूसरा मार्शल है, वो भी मार्शल प्लान है, परंतु वो चाइना के लिए भी एक तरह से मार्शल प्लान भेजा। और जॉन मार्शल ने चाहा था कि हम कुमिंतांग पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता करवा दें। वो समझौता नहीं हो सका, एंड इट वॉज ड्यू टू द इंट्रांसिजेंस ऑफ हुम, इट वॉज ड्यू टू एडमेंसी ऑफ चियांग काई शेक। ये इतना ज्यादा एडमेंट था कि नहीं, हम किसी कीमत पर सीपीसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। वार्ता टूट गई। तो यूएसए उसके बिहेवियर से थोड़ा अपसेट था, यूएसए उसे बहुत खुश नहीं था। यूएसए को लगता था कि भाई ये कुछ अपनी मनमानी ज्यादा कर रहा। उधर उसका ईस्टर्न यूरोप में यूएसए का इंटरेस्ट था, तो यूएसए ने अपने आप को धीरे धीरे चाइना से डिसएंगेज करना चाहा। इधर चाइना का आलम क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरे मेनलैंड पर फाइट चलता रहा। अमेरिका खुले रूप से कुमिंतांग पार्टी की सहायता में नहीं उतरा। सोवियत रशिया भी खुले रूप से कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता में नहीं उतरा। उसकी भी वजह थी। एक तो सोवियत रूस को लगता था उधर से अमेरिका खुला आ जाएगा। दूसरी बात एक और भी थी कि सोवियत रूस भी माओ सेतुंग की पॉलिसी से बहुत खुश नहीं था, क्योंकि माओ सेतुंग की अपनी अलग प्रकार की रणनीति थी। लेकिन चूंकि पॉपुलर सपोर्ट माओ सेतुंग के साथ था, जो चियांग काई शेक की सरकार थी करप्ट मानी जाती थी, अर्बन बुर्जुआ की सरकार मानी जाती थी, धनी व्यक्तियों की सरकार मानी जाती थी। कम्युनिस्ट पार्टी पॉपुलर मानी जाती थी, वो जन आकांक्षा को की प्रतीक मानी जाती थी। कॉमन पीपल जो जापान के थे, विशेषकर पीजेंट्स जो किसान थे, उनके जो नेशनल एस्पिरेशन है उसको कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्त कर रही थी। एक तरह से अगर आप कहिए तो अटलांटिक चार्टर जिसकी घोषणा की थी रूजवेल्ट ने, तो रूजवेल्ट के क्राइटेरिया पर 100% चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उतर रहा था। इससे पहले चाहे यूरोप में मूवमेंट हुआ, जैसे सोवियत रशिया में हुआ, बट इट कुड नॉट टेक द शेप ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट। अगर कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का लोकप्रिय स्वरूप उभर कर आया तो चीन में आया।
और अटलांटिक चार्टर का डिमांड यह था कि अगर मदद मिलनी चाहिए थी तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को और सभी को मिलजुल कर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चूंकि चीनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो उसकी सरकार बन जानी चाहिए थी, चाहे वो मेनलैंड हो या ताइवान हो। लेकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका का अब शीत युद्ध शुरू हो गया है, तो यूएसए इसलिए नहीं चाहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी सफल रहे, लेकिन दूसरी तरफ वह चियांग काई शेक से भी ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए इस मामले में ज्यादा उलझना भी नहीं चाहता है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे माओ सेतुंग इसको धक्का देता हुआ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ा, ये आ गया ताइवान। ताइवान में आकर एक तरह से आप देखें तो अब कम्युनिस्ट पार्टी के पास बढ़ने का कोई चारा नहीं था। ताइवान अब यहां पर आकर कम्युनिस्ट पार्टी रुक जाता है और यहां ताइवान में, जिसको ताइपी कैपिटल कहते हो, चियांग काई शेक 10 लाख लोगों के साथ ताइवान में पलायन कर जाता है। अब जरा सोचिए, जिस समय चियांग काई शेक ताइवान में आया, एक तरह से ताइवान के लोगों के लिए विदेशी था, कहर बनकर आया था। 1945 में जब ताइवान वापस किया गया था चाइना को, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूं, उस समय भी चियांग काई शेक उस समय तो चियांग काई शेक की सरकार थी। 1949 तक मेनलैंड चाइना में चियांग काई शेक ने ही रूल किया है। वो तो 1949 में कम्युनिस्ट ने चियांग काई शेक को मेनलैंड से भगा दिया, तब वो 1949 में 1949 में वो ताइवान में आता है। लेकिन जब तक वो 1945 से 49 तक, यानी 1945 से 1949 तक, जब तक वह चीन में रहा था, चियांग काई शेक चीन का प्रेसिडेंट, तब तक जो ताइवान के प्रति उसकी नीति थी, उसने ताइवान के लोगों को काफी निराश किया था। इट वॉज जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ताइवानीज पीपल। वहां पर पॉपुलर रिवोल्ट को क्रश किया था, लगभग 2000 लोगों को मरवा दिया था। और जब वह अब 10 लाख लोगों के साथ आकर सेटल कर गया, तो लोगों के जीवन को डिसलोकेट कर दिया। बताया जाता है उसमें पूरे प्रकरण में कम से कम 20,000 लोग मारे गए, बहुत ज्यादा मैसेकर हुआ। लेकिन उसने अपनी सत्ता ताइवान में स्थापित कर ली, उस समय ताइवान के लोगों की इच्छा के विरुद्ध। लेकिन जब अमेरिका पॉपुलर विल की बात कहता है, तो पॉपुलर विल को तो वो भी व्यक्त नहीं कर रहा था, ताइवान में एक तरह से अपने आप को ऊपर से थोपा था। परंतु अब यहां से कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान की तरफ नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि यूएसए यह सहन करने के लिए तैयार नहीं था कि ताइवान से आप उसको इजेक्ट करिए। एक तरह से यूएसए ने इनडायरेक्टली उसको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दिया, एक तरह की परमाणु छतरी दे दी कि आप इस परमाणु छतरी के तहत अब ताइवान में रहिए। लेकिन फिर अमेरिका यह भी सोच रहा था कि हमें बहुत ज्यादा खतरनाक या कोई जोखिम नहीं लेना है ताइवान के लिए। चियांग काई शेक से वो खुश नहीं था। एक बात आपको जरूर समझ में आएगी कि आप उसी समय आपने देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कि यूएनओ का गठन हुआ है। तो जब यूएनओ का गठन हुआ तो यूएनओ में 5 परमानेंट मेंबर्स थे। तो जो एक परमानेंट मेंबर है, उसमें अगर कोई आप कह सकते हो कि नॉन यूरोपियन मेंबर के रूप में लिया गया, तो चाइना को लिया गया। अब आपको आश्चर्य होगा, चीन उसमें कोई बड़ी शक्ति भी नहीं था। और चियांग काई शेक कोई बहुत रिप्यूटेड और प्रतिष्ठित लीडर भी नहीं था। फिर उसको यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के पीछे क्या वजह थी? उसमें रूजवेल्ट की नीति यह थी कि रूजवेल्ट एक्चुअली यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस की दादागिरी से थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसको लगता था कि अगर यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस यूएनओ का मेंबर होता है, तो वो दोनों फिर अपनी मनमानी ज्यादा करेंगे, तो चलो उन पर को काउंटर करने के लिए चाइना को भी हम सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना देते हैं। तो उसी क्रम में चियांग काई शेक या चाइना को उसमें सीट मिल गई। तो ताइवान पहुंच गया चियांग काई शेक, लेकिन अभी भी यूएनओ में ना तो जो मेनलैंड चीन की जो पार्टी है, जो सरकार है, 1 अक्टूबर 1949 को चाइनीज रिपब्लिक की स्थापना की घोषणा माओ सेतुंग ने की। और इस प्रकार से आप देखते हो कि वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो गई, पहली बार 1949 में। और इस सरकार को कहते हैं चाइनीज पीपुल्स रिपब्लिक, सीपीसी। तो चाइनीज पीपुल्स रिपब्लिक वहां चीन में स्थापित हुआ। उधर चियांग काई शेक की जो नेशनलिस्ट पार्टी वो ताइवान में स्थापित हो गई, जो कि बहुत ही टाइनी स्टेट था, इसकी तुलना में बहुत छोटा सा जल डमरू मध्य था। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि अभी भी यूएनओ में मेंबरशिप ताइवान को ही था, सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप ताइवान को ही था, मेनलैंड चाइना का नहीं था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको यह कहना चाहता हूं, अभी संयुक्त राज्य अमेरिका यह भी नहीं चाहता
कि हम ताइवान को बहुत ज़्यादा सहायता कर दें। बल्कि मैं आपको बताऊं कि 1949 में, चूंकि 1945 में ही रूजवेल्ट का डेथ हो गया था, उसका उत्तराधिकारी बना ट्रूमैन। तो ट्रूमैन का ही सेक्रेटरी था वही मार्शल, जॉन मार्शल, जिसकी चर्चा मैंने की है। तो जॉन मार्शल भी उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, तो वो भी इससे बहुत असंतुष्ट था। और वो उसने भी ट्रूमैन को कह रखा था कि भाई इस चैंकाई से कोई अच्छा इंसान नहीं है, और इससे सहमति बनाना भी मुश्किल है, इसलिए हम लोगों को चाइना से डिसएंगेज कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर माओ सेतुंग के लिए वातावरण ऐसा बन रहा था कि अगर कुछ समय के बाद वो ताइवान पर कब्जा कर लेता तो यूएस वहां नहीं जाता, ये बात तय थी। लेकिन तभी एक घटना हो गई। इतिहास में तो आप जानते हो कि प्रत्येक घटना के साथ एक दूसरी घटना जुड़ी होती है। आप लोगों में बहुत लोगों ने कोरिया संकट के बारे में सुना होगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट कोरिया संकट। यही देखो, यही कोरिया संकट है। इसमें कोरिया बट गया था। नॉर्दर्न कोरिया में कम्युनिस्ट सरकार थी और साउदर्न कोरिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ये जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो सोवियत रशिया और चाइना के प्रभाव में थी। तो क्या हुआ था कि अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया में चुनाव करवाकर वहां पर एक प्रजातांत्रिक सरकार गठित करवा दी थी और फिर वहां से अपनी सेना को वापस लिया था। तो नॉर्दर्न कोरिया ने साउदर्न कोरिया पर हमला कर दिया था और फिर अमेरिका ने उस हमला का जवाब देने के लिए यूएनओ में एक ज्वाइंट कमांड स्थापित किया था और ऑपरेशन शुरू हुआ था जो 1950 से 53 तक चला था। इसी को कहते हैं कोरिया संकट। उस कोरिया संकट में एक घटना हुई थी, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, कि इसमें क्या हुआ था कि जो अमेरिकी सेना ने साउदर्न कोरिया को तो आजाद करवाया, लेकिन आजाद करवाने के बाद वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। जब वह यालू नदी के पास पहुंच गया, तो चाइनीज बॉर्डर के पास पहुंच गया, तो चाइना ने उसी समय 2 लाख चाइनीज इस यालू रिवर को पार करके आए और अमेरिकी सैनिक जो मैकार्थर के अधीन थी उस पर टूट पड़े और अमेरिका को पीछे हटाकर फिर दक्षिणी कोरिया में उनको पुश आउट कर दिया, मतलब धक्का दे दिया। मतलब टेक्निकली यूएसए वाज डिफीटेड इन दिस वॉर। तो ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग था यूएसए के लिए, कोरिया संकट। तो फिर यूएसए इसी मुद्दे पर अब यूएसए ताइवान का समर्थक बन गया। अब सीधा वो ताइवान के पास खड़ा हो गया। और इधर कोरिया संकट के शीघ्र बाद 1954 में, जो कि मैंने आपको अपने इस पीपीटी में भी दिया है, जो आप देखेंगे, मैंने इसलिए इसमें कुछ पॉइंट कर दिया है कि आपको और क्लियर रहे। ये पॉइंट है कि अब ये तो डॉक्टर संन्यास सेन का हुआ और चीनी गृहयुद्ध और जापानी आक्रमण का गृहयुद्ध। और मैंने यहां पर यह बताई कि चीन की मुख्य भूमि पर 1 अक्टूबर 1949 को चीनी गणतंत्र का गठन था, कुमिंगतांग दल और ताइवान जल डमरू मध्य में स्थापित, और फिर अमेरिकी परमाणु छतरी के माध्यम से कुमिंगतांग दल को संरक्षण प्राप्त, यह भी मैंने आपको दे दिया। अब यहां पर मैंने यह दिया है कि कोरियाई संकट, और कोरियाई संकट के बाद, जब कोरियाई संकट हुआ उसके बाद की घटना है जिसको कहते हैं ताइवान जल डमरू मध्य संकट। ये प्रथम संकट है 1954 में। इसमें क्या हुआ कि ताइवान में इसको, जैसे ताइवान जल डमरू मध्य संकट आप इतिहास में है, 3 संकट की चर्चा आपको मिलेगी। मतलब ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस 1954, 1954-55 भी कह सकते हैं, ताइवान स्टेट क्राइसिस 1958 एंड ताइवान स्टेट क्राइसिस 1996। ये 3 की गणना होती है। तो इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे जब ताइवान का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस में हुआ ऐसा कि इसने अपनी नेवल फोर्स भेज दी ताइवान को जीतने के लिए। ये देखो, ये जगह है क्वेमाई। ये जो जगह है ये बिल्कुल ही चाइना मेनलैंड से सटा हुआ है, और यह है मात्सू, ये भी चाइना मेनलैंड से सटा हुआ है। उसने इन क्षेत्रों पर धावा बोलते हुए ताइवान की तरफ बढ़ना चाहा, तो यूएसए ने उस समय सबसे बड़ा अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा, जो वियतनाम वॉर के बाद ऐसा पहली बार नौसैनिक बेड़ा उसने भेजा था। यानी वियतनाम वॉर के पहले, वियतनाम वॉर तो उसके बाद हुआ है। तो उसने अपने बचाव के लिए यहां पर नौसैनिक बेड़ा भेजा, और अमेरिका बचाव के लिए इसलिए खड़ा हुआ कि कोरिया संकट में अमेरिका इतना ह्यूमिलिएट हो चुका था कि अब उसके मन में चाइना के लिए प्रतिशोध की भावना थी कि इस ह्यूमिलिएशन का जवाब हम ह्यूमिलिएशन से दें। तो अब इसमें एक और पेज है जो मैं आपको थोड़ा सा अगर डाइवर्ट करना चाहूं, इतिहास है,
तो इतिहास में क्या है कि जैसे हम लोग चेस खेलते हैं, तो चेस में जो हमारी एक चाल होती है वो दूसरे चाल से गाइडेड होती है। उसी तरह से जब हिस्ट्री में हम चेंजेस का स्टडी करते हैं तो एक चेंज का रिलेशन दूसरे चेंज से होता है। सोवियत रसिया के साथ एक तरह से आपको पता है कि माओ सेतुंग को थोड़ी प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, दोनों के बीच कोई बहुत गुडविल या अच्छे संबंध नहीं थे। और उधर स्टालिन एक बड़ा ही पावरफुल रूलर हुआ करता था, सोवियत रूस का हेड, जो 1953 तक रहा। 1953 में उसका डेथ हो गया। तो उसका उत्तराधिकारी 1953 में होता है क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव उसका नाम है। भारत के लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडिया से जो दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने में निकिता क्रुश्चेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो निकिता क्रुश्चेव था। तो वह जब आया तो ही वॉज एन अर्डेंट क्रिटिक ऑफ स्टालिनिज्म। वह स्टालिनवाद का बहुत बड़ा क्रिटिक था, क्योंकि स्टालिन बहुत बड़ा डिक्टेटर था। उसने खुला स्टालिन की आलोचना की। कम्युनिस्ट जगत में इस बात को अच्छा नहीं माना गया और विशेषकर माओ सेतुंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। और माओ सेतुंग के मन में यह उसी समय महत्वाकांक्षा जग गई कि अब चूंकि क्रुश्चेव वैसे भी कमजोर उत्तराधिकारी है स्टालिन का, तो अब कम्युनिस्ट वर्ल्ड का मुखिया मैं बन जाऊं और मैं अपनी ताकत दिखा दूं। इसलिए माओ सेतुंग ने ताइवान में अपना पहला, मतलब एक तरह से पहला ताइवान संकट लाया और वहां पर अपना जहाजी बेड़ा भेजा। वहां वो भेजा तो अमेरिका ने उसको काउंटर किया। और उसी समय अमेरिका ने जैसे दो संकट हुए हैं, एक 1954 में और दूसरी बार वो 1958 में फिर एक बार अपना युद्धपोत भेजा है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, एक बड़ा ही दिलचस्प चीज है। ये एक बुक है, जो कि मैं एक सोर्स से नहीं, जैसे ये है जो हमारे इंडियन, आप कह सकते हो कि एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट के एक बहुत ही रिप्यूटेड फॉरेन एक्सपर्ट रहे हैं, श्यामा शरण। तो ये मैंने उनकी बुक का उद्दृष्टांत दिया। ये है एरिक हॉब्सबॉम, अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन, बहुत रिप्यूटेड हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं। 2012 में इनका डेथ हुआ है। इनकी लगभग हमने सारी पुस्तकें पढ़ी है। और इनका ये द एज ऑफ एक्सट्रीम्स इन्होंने लिखा था जस्ट 2001 के करीब में। उसी समय मैंने इसको पढ़ा था और फिर एक दो बार इसको रिपीट किया। बहुत अच्छी बुक है। मैंने उनका बहुत सारे बुक की सीरीज है, जो अगर कोई हिस्ट्री लवर्स होंगे वो जानते होंगे इस चीज को, कि उनका द एज ऑफ एम्पायर, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस, उसी तरह से द एज ऑफ एक्सट्रीम्स है। इसमें उन्होंने इस बात को, इस पर्सपेक्टिव को इन्होंने भी दिया हुआ है चाइना और रशिया के कंपटीशन का। एक्चुअली निकिता क्रुश्चेव जो बार बार, पहला ताइवान संकट में 1954 में इसने हमला किया माओ सेतुंग ने, फिर 1958 में उसने दूसरी बार हमला किया। तो निकिता क्रुश्चेव इस बात को पसंद नहीं करता था। उसका यह मानना था कि आप बार बार अमेरिका से पंगा मोल लेते हो, इस कारण से न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है, न्यूक्लियर वॉर एस्केलेट कर सकता है। और उस समय चाइना के पास परमाणु हथियार नहीं थे। तो निकिता क्रुश्चेव ने माओ सेतुंग को एक स्पष्ट रूप से संदेश दिया। उसने कहा कि देखिए, अगर आप पर कोई हमला करता है तब तो हम परमाणु छतरी आपको दे पाएंगे, माने न्यूक्लियर अम्ब्रेला, लेकिन आप किसी पर हमला करते हो तो उसकी गारंटी नहीं है। तो उसी समय एक जो बयान आया था माओ सेतुंग का, वो दुनिया को चौंकाने वाला बयान था। उसने कहा कि अमेरिका के पास इतने टीएनटी के परमाणु हथियार हैं और उन परमाणु हथियारों का अगर अमेरिका इस्तेमाल करता है तो चीन की आधी जनसंख्या नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो आधी जनसंख्या होगी वो यूएसए से लड़ेगी। तो खैर, मतलब निकिता क्रुश्चेव भी शॉक्ड हुआ उसके स्टेटमेंट से कि भाई इस तरह के आत्मघाती स्टेटमेंट और कदम। लेकिन वो डर गया, वो फिर ताइवान की तरफ नहीं बढ़ा, उसका अटैक नहीं किया। और अगर यूएसए बचाव कर रहा है तो उसका भी मैं बेसिस बता देता हूं। बचाव का बेसिस यह है कि अब एक तरह से आप अगर देखें तो यूएसए के साथ उसका प्रॉपर ट्रीटी हो चुकी है। जैसे ये कोरिया संकट के बाद 1954 के लास्ट में कहिए या 1955 कहिए, इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो गया था, ताइवान के बीच और यूएसए के बीच। और यूएसए ने ताइवान को पूरा आश्वासन दिया हुआ था कि हम आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे और जितने आवश्यक वेपन्स होंगे उसका सप्लाई करेंगे। तो ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था, वो कोरियन संकट के कारण हुआ था। कोरियन संकट ने पूरी स्थिति को बदल दिया था, चाइना अमेरिका संबंध को। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तब तक दो क्राइसिस हो गई, एक 1954 में, दूसरा 1958 में। अब मैं आपको यहां से आगे ले जाना चाहूंगा
कि अमेरिका और चाइना के बीच बिल्कुल 36 के आंकड़े थे। दोनों के बीच नो लव लॉस्ट एट ऑल, दोनों का म्यूचुअल हेटर्ड था। अमेरिका चाइना को डिसग्रेस करने के लिए बिल्कुल इच्छुक था, लालायित था। अटलांटिक चार्टर तो बहुत पहले भूल चुका था। ताइवान में चियांग काई शेक की तानाशाही सरकार थी। इधर कम्युनिस्ट पार्टी तो ऑलरेडी तानाशाही होती है, तो डेमोक्रेसी के आड़ में इधर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी एक तरह का ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था। उधर चियांग काई शेक का गवर्नमेंट भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ही था, मतलब वो भी एक निरंकुश शासक ही था। मतलब ताइवान की जनता भी कोई उसे नहीं चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब तो यह मामला कुछ दूसरा हो चुका था। अब 1971-72 में आप आइए, 1970 का दशक। अगर इस दशक को जानेंगे तब आपको अमेरिकी नीति की हिपोक्रेसी समझ में आएगी अच्छे ढंग से। इसलिए मैं आपको पहले अब 1970 के दशक में ले चलता हूं कि 1970 के दशक में दोनों के बीच कैसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। तब आपको ताइवान क्राइसिस की बातें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो 1971 के दशक की राजनीति को समझना आवश्यक होगा। 1970 के दशक में प्रवेश करने से पहले मैं एक दो चीज पर आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। अभी स्थिति यह है कि जो मेनलैंड चाइना है उसको दुनिया से स्वीकृति नहीं मिली है। कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज की स्वीकृति है। चलिए, भारत तो पहला देश था, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री व्हिच एक्सेप्टेड चाइनीज रिपब्लिक, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो चीन की जो साम्यवादी सरकार थी उसको मान्यता देने वाले में भारत पहला था, क्योंकि उसकी एक अलग कहानी है जो मेरे विचार का यहां विषय नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना और इंडिया इन दोनों की मित्रता के आधार पर एशिया के पुनरुत्थान का ख्वाब देख रहे थे, रिसर्जेंस ऑफ एशिया। उस समय शायद हमें लगता है कि पूरे विदेश नीति में सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन वही उनका हुआ जब सबसे पहले चाइना को मान्यता दिलवाने की कोशिश साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में उन्होंने की थी। हमें आज तक याद है। अब याद का मतलब ये नहीं कि आई वॉज नॉट देयर, मैं उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ उसमें पहली बार चाइनीज प्रतिनिधि चाओ एन लाई को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के से इंट्रोड्यूस कराने वाले नेहरू ही थे। एक तरह से चाइना दक्षिण पूर्व एशिया में भी बाइकॉटेड ही था, लेकिन उन्होंने उसको परिचय कराया। दूसरी बात कि चाइना एक तरह से दुनिया में डिरिकॉग्नाइज था और यूएनओ में उसको सीट नहीं मिला था। यूएनओ में अभी भी ताइवान के जो केएमटी है, जिसको नेशनलिस्ट पार्टी कहो या कुमिंगतांग पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अकेला लॉबिंग कर रहे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ मिलकर, सोवियत रशिया भी उनके साथ था, कि ताइवान का मेंबरशिप कैंसिल करके यूएनओ के मेंबरशिप चाइनीज पीपुल्स रिपब्लिक को मिलना चाहिए, यानी चीनी साम्यवादी सरकार को मिलनी चाहिए, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी वह सीट चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मिलना चाहिए। इस पर एक कथा भी है, कई बार इस बात के लिए नेहरू की आलोचना भी होती है, तो मैं जरा उससे भी आपको अवगत करा दूं। हालांकि थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन उतना सहन करना होगा। कहा जाता है कि जब नेहरू ने यूएनओ में लॉबिंग शुरू की चाइना के पक्ष में कि चीन को सीट मिलनी चाहिए, तो जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन है उसने नेहरू से प्रपोजल दिया कि आप क्यों चाइना की पैरोकारी कर रहे हैं, अगर हम वह सीट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट इंडिया को दे दे तो कैसा रहे। तो पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि नहीं, यह चाइना का अधिकार है और उसी का रहेगा। क्रिटिक्स ये बोलते हैं, और इस बात की काफी आलोचना भी हुई है। मैंने पिछले वर्ष भी देखा कि कुछ अच्छे पेपर्स, जर्नल्स में भी इस बात का क्रिटिसिज्म आया। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि अगर नेहरू हां कह दिए होते तो वहां पर दो समस्याएं आती। एक तो आपकी जो तृतीय विश्व की जो पूरी राजनीति है वो पूरी राजनीति ध्वस्त हो जाती। आखिर इंटरनेशनल रिलेशन में आप समझ सकते हो कि कुछ एथिक्स भी कोई चीज होती है। इट कुड हैव बीन द कंप्लीटली अनएथिकल स्टेप।
दूसरी बात क्या है कि अगर 1 मिनट के लिए नेहरू अनएथिकल भी होती, इस बात को मान जाते और अगर ट्रूमैन से सीक्रेट कोई टॉक्स भी कर लेते, तो भी इंडिया मेंबर नहीं बनता, क्योंकि तब यूएसएसआर उसको वीटो कर देता। और अगर एक भी परमानेंट मेंबर वीटो करता है तो वह काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को लेने की बात बहुत समय से चल रही है, लेकिन चाइना के वीटो के कारण इंडिया का पोजीशन कि भाई इंडिया को भी एक परमानेंट मेंबर के रूप में, मतलब अब बात चल रही है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए, बिकॉज वो तो 1945 की रियलिटी को बताता है। आज की दुनिया 2022 की दुनिया है, 21st सेंचुरी में बहुत सारी स्थितियां बदल गई। इंडिया का भी है, फिर जापान का भी दावेदारी है, उधर नाइजीरिया है, तो कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनके दावेदारी की बात हो रही है, लेकिन उसको सफल नहीं हो पा रहा। तो ये मैं कहना चाहूंगा। खैर एनीवे, माय पॉइंट इज दैट फिर भी इंडिया, चलिए एक इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी थी कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ खड़े हैं, चाइना, इंडिया, भारत, चीनी भाई भाई चल रहा था। अब आप अमेरिका का तमाशा, उनकी हिपोक्रेसी आप देखिए। यही अमेरिका है जिसने दो ताइवान संकट लाए, जिसने मेनलैंड में घुसने, मेनलैंड जो चाइनीज रिपब्लिक है उसको ताइवान की तरफ घुसने नहीं दिया। पूरी दुनिया में उसने चीनी रिपब्लिक के, चीनी पीपुल्स रिपब्लिक के अगेंस्ट में लॉबिंग की, यूएनओ का मेंबर नहीं बनने दिया, सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री नहीं दी। अब क्या होता है कि 1969 की घटना है कि 1969 में आप चाइना और रशिया के बॉर्डर पर देखेंगे तो एक जगह है, उसका नाम है उसूरी रिवर। तो उसूरी रिवर पर दोनों के बीच बॉर्डर क्लैश हो जाता है। उसूरी रिवर के पास एक जगह है जहां दोनों के बीच बॉर्डर क्लैश हो जाता है, सीमा विवाद हो जाता है। सीमा विवाद में चाइना ने जिस तरह, चाइना की तो आदत है सभी देशों के साथ सीमा विवाद करने की, इंडिया के साथ, बाकी उसके तो 8 देशों के साथ सीमा विवाद हुए पड़े हैं, कुछ समुद्र में, कुछ भूमि के ऊपर। तो उसी में उसने रसिया के साथ किया और अपनी आर्मी भी भेज दी थी, लेकिन रूस ने उसको पीट कर आर्मी को वापस भेज दिया। इस कारण से चाइना बड़ा ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था और सोवियत रशिया के सामने उसके पास कोई उस तरह की मिलिट्री मशीन थी नहीं। तो उन दोनों के बीच क्लीवेज हो गया था, दोनों के बीच दरार पड़ गई थी। बस वहीं पर एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे जो पहले वो प्रेसिडेंट उस समय निक्सन थे, और अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर उनके एडवाइजर थे। हेनरी किसिंगर ने के दिमाग में एक कूट बुद्धि आई कि सोवियत रशिया को शीत युद्ध में हराने का सबसे बेहतर तरीका है कि चाइना और सोवियत रूस के बीच दरार उत्पन्न कर दो, सोवियत रूस को अलग थलग कर दो, सोवियत रूस कमजोर पड़ जाएगा और फिर शीत युद्ध में हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब एक घटना होती है 1971 में, हेनरी किसिंगर ने बड़ी ही गुप्त यात्रा, एक सीक्रेट यात्रा की। मैंने अगली घटना या अगली चीजें मैंने यहां पर बताई है कि हेनरी किसिंगर ने एक 71-72 इसलिए कहा कि उसके बाद निक्सन गए और उसने चीन में यात्रा की, और चीन में यात्रा करके माओ सेतुंग एंड चाओ एन लाई जैसे लीडर्स की खुशामद करने का प्रयास किया। अब हेनरी किसिंगर की जो चाइना पॉलिसी वो बहुत विवादास्पद भी है, और हेनरी किसिंगर को अपनी चाइना नीति पर गर्व भी है। मैंने हेनरी किसिंगर की बहुत सारी बुक पढ़ी, मैं थोड़ा सा आपको परिचय कराना चाहूंगा। एक इनकी बुक है ऑन चाइना, 2011 में इन्होंने लिखी थी, मैंने इसको 2012 में पढ़ा था। और उनकी दूसरी बुक इन्होंने 2015 में लिखी थी हेनरी किसिंगर के, यह वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर जो उनकी बुक है वो बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर बुक है, जो मानते हैं दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर कैसे वर्क करता है। तो अगर दुनिया में कोई एक, अगर आप कहेंगे डिप्लोमेट जो शक्ति संतुलन की अवधारणा का बहुत बड़ा समर्थक है और मानता है कि दुनिया की राजनीति शक्ति संतुलन की अवधारणा से ही गाइडेड होती है, तो वह है हेनरी किसिंगर। तो उन्होंने इसमें जो चाइना पर उन्होंने जो बात कही है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कही कि देखिए, चाइना एक एक्सेप्शनल कंट्री है। वो उन्होंने एक टर्म दिया, जैसे अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, उसी तरह चाइनीज एक्सेप्शनलिज्म, कि चाइना और अमेरिका दोनों एक्सेप्शनल कंट्री है। क्यों? तो वो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यूरोप के लिए मानते हैं, जहां छोटे छोटे राज्य थे और बहुराज्य व्यवस्था थी, मल्टी स्टेट सिस्टम।
तो एक स्टेट कोई पावरफुल होता था तो कोलिशन ऑफ स्टेट्स उसको बैलेंस कर देता था। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है, यूएसए और चाइना, ये दोनों दो अलग अलग छोर पर महाशक्तियां प्राचीन काल से ही रही, बहुत बड़े जाइंट कंट्री रहे हैं। इस खैर यूएसए तो मॉडर्न टाइम में आया है, चाइना प्राचीन काल से ही रहा है। ये दोनों जाइंट कंट्री रहे हैं, विशाल कंट्री रहे हैं, विशाल देश रहे हैं। इनके आसपास कोई दूसरा ऐसा देश नहीं रहा है जो इन पर अंकुश लगा सके, इसलिए ये दोनों शक्तियां कभी शक्ति संतुलन को नहीं मानती। ये हमेशा एक वर्ल्ड डोमिनेंस का ख्वाब देखती है, माने विश्व प्रभुत्व का ख्वाब देखती है। जैसे चाइना भी अपने आप को मिडल कंट्री मानता था कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, और अमेरिका भी यही कहता था कि द लास्ट एंड द बेस्ट होप फॉर द वर्ल्ड, यही शब्द का प्रयोग करता था। तो मतलब ही जस्ट ट्राई टू प्रूव दैट कि बोथ आर हैविंग अ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, बोथ आर हैविंग अ सेंस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। दोनों में एक प्रकार की सिमिलरिटी है, दोनों अपने आप को एक एक्सेप्शनल कंट्री समझता है। उन्होंने सोचा कि इन दोनों एक्सेप्शनल कंट्री के बीच दोस्ती होना मांगता है, दोस्ती दोनों के बीच होना चाहिए। 71 में यात्रा की और वर्चुअली उन्होंने माओ सेतुंग और चाओ एन लाई को राजी किया। इधर 1972 में उन्होंने निक्सन की गुप्त यात्रा करवाई। निक्सन ने यात्रा की और फिर दोनों ने मिलकर एक कम्युनिक जारी की और दोनों ने आपस में मित्रता की। मतलब शीत युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रचंड शत्रु से मित्रता की, क्योंकि दूसरे शत्रु को हराना था, उसका नाम था सोवियत रूस। आज जब ये घटना 1971 की है, आप काउंट करिए 71 72 के बाद हम लोग कितने वर्ष पार कर गए, 50 इयर्स। ये बुक 2021 में निकली। मैं इस बुक को बहुत पसंद करता हूं। वैसे भी संजय बरू मेरे बड़े फेवरेट ऑथर हैं। तो संजय बरू और राहुल शर्मा ने मिलकर लिखी है न्यू कोल्ड वॉर। ये 2021 में निकला था। हेनरी किसिंगर है, शी जिनपिंग है, चाइनीज प्रेसिडेंट, ये दोनों सिट टुगेदर है। तो इसमें इन्होंने इस बात को याद किया कि देखिए ये जो 2021 में उन्होंने लिखा, क्योंकि ये चाइनीज जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सेंटेनरी ईयर था, उसके फाउंडेशन का, तो काफी सेलिब्रेशन चाइना में हुआ था। और इन्होंने कहा कि 100 वर्ष चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष हैं, और हेनरी किसिंगर और चाइना की दोस्ती, मतलब अमेरिका और चाइना की दोस्ती की 50वीं सालगिरह है। तो 50वीं सालगिरह थी जब दोनों के बीच फिर दोस्ती हुई। ओके, और अब देखिए, अब इसका फायदा चाइना को क्या मिला और कैसे अमेरिका ने एक तरह से अमेरिका ने ताइवान को डिश दे दिया, मतलब अपने स्वार्थ के लिए उसी तरह उसका इस्तेमाल कर लिया। अब तक ताइवान का प्रोटेक्टर बना हुआ था, अब उसने ताइवान को डी-रिकॉग्नाइज कर दिया और वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया कि चीन एक रहेगा। ताइवान से अपनी एम्बेसी बंद कर ली, हालांकि अपना कल्चरल इकोनॉमिक मतलब संबंध बनाए रखे, लेकिन जो मेन एम्बेसी है उसको बंद कर ली। 1979 में उसको डी-रिकॉग्नाइज कर दिया और 90 जैसा कि मैंने आपको बताया है कि डिपेंडिंग ऑफ रिलेशंस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे संबंध हुए, तो ताइवान से दूरी बनाई और फिर उसने उसको डी-रिकॉग्नाइज किया और यूएनओ का मेंबरशिप 1971 में चाइना को ऑफर किया गया, चीनी गणतंत्र यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अब यूएनओ का बोनाफाइड मेंबर बन गया, उसको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिल गई, ताइवान यूएनओ से बाहर हो गया और ताइवान को अधिकांश कंट्री ने डी-रिकॉग्नाइज कर दिया। तो पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर चीन ड्रैगन बना है, उस ड्रैगन को बनाने में जो ड्रैगन आज अमेरिका के लिए खतरा बना हुआ है, या जो बाइडेन जो आपको, या अभी जो आपने देखा कि जो नैन्सी पेलोसी की यात्रा पर इतनी प्रतिक्रिया हो रही है और अमेरिका आज अपने आप को विक्टिम समझता है कि भाई हमारे एक स्पीकर गए तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। जरा आप उनको यह याद करिए या उनको याद करने के लिए बोलिए कि आखिर चाइना को ड्रैगन बनाया किसने। न चीन बहुत बड़ा मिलिट्री पावर उस समय था, न इकोनॉमिक पावर था।
चीन का पर कैपिटा इनकम जीडीपी बहुत ही कम था। चीन कुल मिलाकर एक उसमें निर्धन देश ही बना हुआ था, क्योंकि जो भी प्रयोग किए थे इसने 1959 में इसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी, जो माओ सेतुंग वो विफल हो चुका था। उसने कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था। तो जो माओ सेतुंग का एरा रहा है 1949 से 1976 तक, वो एक तरह से गरीबी का ही एरा रहा है। तो फिर उसको उन्होंने पहले तो जब उन्होंने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया और फिर चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर दुनिया के बाकी देशों में होड़ लग गई। यूरोपीय देश और बाकी देशों ने चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया। तो पहले तो चाइना को दुनिया में रिकॉग्निशन मिला, यूएनओ में सीट मिली। फिर इन्होंने चीन को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। जैसे 1980 में चीन बना है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मेंबर, और 2001 में डब्ल्यूटीओ का मेंबरशिप मिला है। लेकिन उससे पहले जो चीन, जिसी समय चीन से इनकी दोस्ती हुई, तो जो चीन के जो यूएसए के, अमेरिका के जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज थे, उनकी आंखें चमकने लगी। उनको लगा कि अरे अब तो चीन जैसी उर्वर भूमि हमें मिल गई पैसे कमाने के लिए। तो कोका कोला कंपनी से लेकर मैकडोवल तक सभी दौड़ लगाने लगे। उनको लगा कि जब दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री कोका कोला पीना शुरू करेगा तो कितना लाभदायक होगा। तो अमेरिका अपना लाभ देख रहा था, और यूएसए के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट थे, उनको लगता था कि चाइना का चीप लेबर है, सस्ता श्रम है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना हमारे लिए देगा, हम वहां पर अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, और हम इस तरह से चाइना की रिसोर्सेस का इस्तेमाल अमेरिका के लाभ के लिए करेंगे। उनको पता नहीं था कि देंग चियाओपिंग बहुत जल्दी आने वाला है और वो चाइना का आर्थिक उदारीकरण करेगा, और एक समय आएगा कि अमेरिका को ही इकोनॉमिक फील्ड में चैलेंज कर देगा। उस समय उनको इस बात का अनुमान नहीं था। मुझे अचानक, मैं एक कहानी आपसे शेयर करना चाहूंगा, हालांकि विषयांतर के लिए बहुत कम जगह है, लेकिन इसको विषयांतर ना माने, ये सटीक कहानी है। हमने एक पढ़ा था ग्रेजुएशन में, एक इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग को पढ़ना था, क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर का एक कॉन्टेम्पररी ऑथर था, उसका एक प्ले पढ़ना था, डॉक्टर फॉस्टस। तो डॉक्टर फॉस्टस एक कैरेक्टर थे। अब तो बहुत दिन हो गया, मैं तो पूरी कहानी भूल चुका हूं बहुत कुछ, लेकिन उसका जो बेसिक थीम है वो ये है कि डॉक्टर फॉस्टस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते थे। उन्होंने इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने दिल की गिरवी एक भूत को दे दी। मतलब एक भूत को कहा कि भाई, यू हैव टू मेक मी द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन दिस वर्ल्ड। तो जो घोस्ट है, भूत, आपने नाम सुना होगा, वो रियल कहानी नहीं है, ये स्टोरी है। तो घोस्ट ने शर्त रखी कि आई कैन मेक यू द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बट इन रिटर्न यू आर सपोज टू मॉर्गेज योर सोल टू मी। आपको तो अपना दिल मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। और उस डॉक्टर फॉस्टस इतना बड़ा पावर मॉन्गरर था कि उसने अपने दिल को गिरवी रख दी। लेकिन दिल को गिरवी रखने के बाद उसने महसूस किया कि दुनिया का पावरफुल इंसान बनने के बजाय वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन गया, वो दास बन गया। अब वो खुद अपने बारे में डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। द सेम हैपेन इन केस ऑफ यूएसए। यूएसए ने चाइना को पावरफुल अज्ञात बना दिया। अब ये काम तो करके हेनरी किसिंगर और निक्सन चले गए, चाइना का दुनिया खुलवा दिया, चाइना को इकोनॉमिकली उन्होंने मेन स्ट्रीम में ला दिया, और चाइना को इतना तक कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। ये सब कुछ अमेरिका के द्वारा किया हुआ है। और 1969 से लेकर, सॉरी 1971 से लेकर 1971 से लेकर और 1989 तक, जब तक कोल्ड वॉर एरा रहा, so this was just a honeymoon period between China and USA। 1989 में दोनों के बीच थोड़ी सी खटास आई। एक घटना है, आप नहीं जानते हो, तियानामन स्क्वायर घटना, जब देंग चियाओपिंग के समय हुआ, और देंग चियाओपिंग ने टैंक से चीनी युवाओं को जो स्वतंत्रता की आकांक्षा को लेकर इकट्ठे हुए थे, जब उसने टैंक से कुचलवा दिया, तो अमेरिका को थोड़ा सा धक्का लगा, लेकिन फिर भी पूरी तरह मोह भंग नहीं हुआ। इस बीच उन्होंने यूएसए ने चाइना से एक और पाप करवाया, जो मुझे लगता है कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को पता हो, कि उसी समय 1971 में इंडिया पाक वॉर हुआ। उस इंडिया पाक वॉर में जो पाकिस्तान है वो पराजित रहा। सोवियत रशिया का हेल्प इंडिया के साथ रहा। चाइना कुछ चाहकर भी तो नहीं कुछ कर सका। इस वॉर के बाद निक्सन ने
निक्सन ने चीन को एक तरह से इस बात के लिए राजी किया कि आप पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने में सहायता करिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान का जो परमाणु बम है वो अमेरिकी सपोर्ट से और चीनी सहायता से बनी। आज जो परमाणु बम पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि किस दिन वो परमाणु बम सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ से निकलकर मिलिट्री के हाथ में तो खैर है ही, किस दिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पड़ जाए, ये खतरा सिर्फ स्वयं यूएसए ने पैदा किया है। तो ये बात वहां तक हो गई। अब जानते हो कि इस तरह से अब खुल गया चाइना, चाइना बनता गया पावरफुल। अब आया देंग चियाओपिंग का एरा। अगर चाइना को मोटे तौर पर आप देखोगे तो 3 एरा अभी तक क्रॉस किया है जब से यह पैदा हुआ है एक रिपब्लिक के रूप में। एक एरा आया है जो शुरू हुआ है माओ सेतुंग से 1949 से लीजिए और उसको 1976 तक लाइए, 1976 तक, यस। और दूसरा युग शुरू हुआ देंग चियाओपिंग का युग। देंग चियाओपिंग का 1976 से शुरू हुआ है और उसको 2012 तक लाइए। हालांकि 2012 तक लाना आपको मुनासिब इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उस समय तो कोई जीवित नहीं रहा है। देंग चियाओपिंग का डेथ तो 1997 में ही हो गया है। लेकिन उसके बाद जो 2 और उसके सक्सेसर्स हुए हैं, एक हुआ है जियांग जेमिन और दूसरा हुआ है हु जिनताओ। ये दोनों उसी की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, हु जिनताओ तक। तो फिर 2012 में एक नया एरा आया, वो है शी जिनपिंग एरा, क्योंकि शी जिनपिंग ने एक तरह से वन मैन रूल कायम किया हुआ है। कम से कम हु जिनताओ के समय हमें याद है कि जो चाइनीज पोलिट ब्यूरो थे उसमें 10 मेंबर्स थे, उसमें किसी निर्णय से पहले सहमति ली जाती थी। देंग चियाओपिंग ने एक और काम 1990 में किया था कि कोई भी जो प्रेसिडेंट का पद होगा वो 2 ही टेन्योर तक होगा, 2 टेन्योर के बाद तीसरा टेन्योर नहीं हो जा सकता। इस बंधन को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर जो एक स्वांग था, एक नौटंकी थी, शी जिनपिंग ने उसको तोड़ दिया और अब वो फ्री कर दिया, कोई कितनी भी समय तक रह सकता है। तो 2023 तक तो वो है ही और उसको मानकर अब चलिए कि वो लाइफ टाइम प्रेसिडेंट होने जा रहा है। तो ही जस्ट गोइंग टू बी द सेकेंड माओ। अब दूसरा माओ सेतुंग पैदा हो रहा है। ये अपनी विचारधारा पैदा हो चुका है और ये अपनी विचारधारा को माओ की तरह ही कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरह लेकर चल रहा है और यह दुनिया का एक अपने आप को महान राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये स्थिति में शी जिनपिंग पहुंच गया। देंग चियाओपिंग ने जब ओपन किया था चाइना को, तो उस समय 1978 में हम लोगों ने तो आर्थिक उदारीकरण में थोड़ा विलंब किया, आपको याद होगा 1991 में, लेकिन उसने 1978 में ही अपना आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। तो उसमें देंग चियाओपिंग का अपना एक अलग वसूल था। उसका कहना था कि अभी दुनिया की नजर से बचो, क्योंकि उसको लगता था कि अभी अगर ज्यादा दादागिरी दिखाने का प्रयत्न करूंगा तो हो सकता है कि अमेरिका की दृष्टि शुरू में ही वक्र हो जाए। तो आप चाइना का अपॉर्चुनिटिज्म देखिए, आपको कहीं भी एक बड़ा फेमस कोटेशन देंग चियाओपिंग का मिलेगा, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। अपनी शक्ति को छिपाओ और समय की प्रतीक्षा करो। और इसी के तहत उसने अपनी इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बना दी। अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट था उसका मनसा पूरा नहीं हुआ। वो वहां के चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना ने खुद लिबरलाइज करके अपनी इकोनॉमी को, और जिस तरह से साउथ ईस्ट एशियन मॉडल पर उसने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आरंभ कर दिया, जिस कारण से अब यूएसए की दाल वहां गलने वाली नहीं थी। उल्टा चाइनीज प्रोडक्ट्स ने यूएसए के मार्केट को हैम्पर करना शुरू कर दिया और चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स ने यूएसए के अपने मार्केट को भी तोड़ना शुरू कर दिया। तो यूएसए के लिए दांव बहुत उल्टा पड़ गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना इमर्ज टू बी द वेरी पावरफुल एंटिटी, बहुत ही एक पावरफुल एंटिटी के रूप में चाइना इमर्ज करने लगा। मैं आपको बताऊं, इसी बीच कुछ और परिवर्तन हो रहे थे जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए कि अब आपके मन में एक जिज्ञासा यह होगी, उसको भी मैं दूर कर दूं कि चलिए, आपने कहा था कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट चाइना और म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट यूएसए और ताइवान के बीच हुआ था कि दोनों एक दूसरे मतलब एक सुरक्षात्मक संधि थी। तो आपको जिज्ञासा हुई कि जब हेनरी किसिंगर और
जब निक्सन की यात्रा वहां हुई और दोनों ने अपनी पॉलिसी चेंजेज किए, तब उस एक्ट का क्या स्टेटस रहा? वो एक्ट तो समाप्त हो गया। मतलब अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी स्वीकार कर ली कि देखिए वन चाइना पॉलिसी है, चाइना एक ही होगा। लेकिन उसने यह कहा कि लेकिन जो ताइवान होगा उसके विरुद्ध बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव डालकर उसे मिलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी द यूज ऑफ मस्कुलर पावर, या जो भी होना चाहिए वह विलिंगली डिसीजन होना चाहिए। अब चाइना को मौका मिल गया, वो अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता गया। आज तो तुम देखते हो BRI उसका प्रोग्राम 70 कंट्रीज में चल रहा है। तो चाइना ने अपने पर्सनल लॉबिंग से और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस से बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में लेता रहा, और सारे देशों पर चीन का दबाव यही रहा कि आप ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, और वो देश करते गए। तो ताइवान एक तरह से अलग थलग पड़ता गया। वैसे मैं आपको बताऊं कि ताइवान वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। आज भी जो कंप्यूटर चिप है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर उसका है, और जनसंख्या तो उसकी बहुत कम है। अगर चाइना का GDP की तुलना में तो बहुत कम, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक जाइंट कंट्री है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में कहोगे तो एक एवरेज चाइनीज से 5 गुना अधिक उसका पर कैपिटा इनकम है। वो एक डेवलप्ड कंट्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ताइवान है वो ताइवान उस समय डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, क्योंकि ताइवान पर एक डेमोक्रेसी नहीं था। ताइवान में मैं आपको बता दूं कि घटना ये हुई थी कि ताइवान एक तरह का डिक्टेटरशिप ही था। चांग काई शेक के समय भी चांग काई शेक की पार्टी कुमिंतांग पार्टी थी, और फिर चांग काई शेक के बाद 1987 तक वहां मार्शल लॉ रहा। मतलब एक तरह से समझे कि 1949 में जब चांग काई शेक ने वहां अपनी सरकार स्थापित की, तो चांग काई शेक और उसके जो सक्सेसर थे वो KMT, उसके अधीन वहां पर मार्शल लॉ रहा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी कि पहली बार 1980s और 1990s में अब ताइवान का डेमोक्रेटाइजेशन शुरू हो गया, उसका प्रजातांत्रिकरण शुरू हो गया। अब धीरे धीरे ताइवान प्रजातंत्र के रूप में डेवलप करने लगा, क्योंकि यह प्रक्रिया धीरे धीरे चली। क्योंकि 1986 में एक पार्टी का गठन हुआ। अभी तो वहां पर केवल एक ही पार्टी का डोमिनेंस था। आप आज की तारीख में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, आप चीनीज पीपुल्स रिपब्लिक जिसको कहते हो मेनलैंड चाइना, उसमें आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को अनुमति मिले उस पार्टी को बनाने और चलाने की। लेकिन ताइवान में पहली बार 1986 में एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ, और जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो एक अलग पार्टी थी। वो अपने आप को पॉपुलर पार्टी के रूप में प्रेजेंट करती थी। 1986 में वो पार्टी गठित हुई, और 1987 में वहां से मार्शल लॉ समाप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विशेषकर 1990s में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि चियांग काई शेक का जो उत्तराधिकारी कुमिंतांग पार्टी का था उसका नाम था चियांग चिंग क्यो। तो चियांग चिंग क्यो का जब डेथ हुआ तो पहली बार ली तेंग हुई नामक जो प्रेसिडेंट जो लीडर स्थापित हुआ, ली तेंग हुई, वो ली तेंग हुई पहला वियतनाम में पैदा हुआ राजनीतिक नेता था। इससे पहले जो भी थे वो सब मेनलैंड चाइना से आए थे। उनको ताइवानी लोग एक तरह से एलियन समझते थे। वो समझते थे कि भाई हमारी मिट्टी के नहीं है, हमारे दर्द को नहीं समझेंगे। अब आ गए ली तेंग हुई। और ली तेंग हुई के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि उसमें एक और भी दिलचस्प बात हुई कि ली तेंग हुई का रुझान था प्रजातांत्रिकरण की तरफ। तो ही वॉज द फर्स्ट लीडर इन ताइवान हु कंडक्टेड प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस। उसने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाए, और जब वो चुनाव करवाए तो जो मेनलैंड चाइना है, या जिसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या चीनी रिपब्लिक कहोगे, उसके कान खड़े हो गए। वो दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसके साथ वार्ता शुरू कर दी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध बनाने लगे। तो इस बात से जो मेनलैंड चाइना है या चाइनीज पीपुल्स चाइनीज रिपब्लिक या चीनी कम्युनिस्ट सरकार थी, वो इतनी घबरा गई कि 1996 की बात मैं बता रहा हूं, 19 उसमें डेंग शॉपिंग ही था। 1996 में थर्ड
ताइवान स्टेट क्राइसिस हुआ, क्योंकि 1996 में फिर चाइना ने मिसाइल छोड़ना शुरू कर दिया ताइवान के ऊपर। लेकिन अमेरिका ने फिर बचाव के लिए अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी अमेरिका और ताइवान में एक ट्रीटी है, वो ट्रीटी कहते हैं स्ट्रेटेजिक, सॉरी, उस ट्रीटी का नाम है, जैसे उनका जो ट्रीटी है उसका नाम है ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 में। हालांकि ताइवान को एज ए डीरिकॉग्नाइज तो कर दिया यूएसए, लेकिन उसके बाद उसने एक उसके साथ संधि की, ताइवान रिलेशंस एक्ट, और फिर एक 1999 में भी उसने एक संधि की है उसके साथ। वो एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट उसने ताइवान के साथ किया है, जिसमें उसने कहा है कि भाई हम वेपन सप्लाई करेंगे और ताइवान के अगेंस्ट में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहीं से पूरा कंफ्यूजन है। एक तरफ अमेरिका वन नेशन पॉलिसी पर बल देता है, मतलब चाइना को स्पष्ट रूप से यह सिग्नल देता है कि तुम और ताइवान एक हो, ताइवान तुमसे अलग नहीं हो सकता। नंबर वन, ताइवान को सेल आउट कर दिया चाइना के हाथ, ठीक है, आपको अपनी जरूरत थी। दूसरी तरफ वह रोटी को खाना भी चाहता है और बचा कर भी रखना चाहता है। वो कहता है बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। इधर ताइवान में डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, और जब ताइवान धीरे धीरे प्रजातांत्रिकरण की तरफ बढ़ रहा है, बीच में हालांकि एक आया था वहां पर, कुमिंतांग दल का ही एक नेता था मा इंग जेव, ये चाइना से अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता था, 2016 तक रहा। लेकिन अभी अभी जो एक नेता साई इंग वेन है, तो पहली महिला प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, और इसका फिर वही मोड है कि चाइना से दूरी, चीनी रिपब्लिक से दूरी बनाए रखना चाहता है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से या मेनलैंड चाइना से, और ये दुनिया के बाकी जो प्रजातांत्रिक देश है उसके साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। अब देखिए अमेरिका की मेंटेलिटी, अमेरिका की मेंटेलिटी ये है कि वैसे भी दुनिया में जहां तहां डेमोक्रेसी धराशायी हो रही है। मैंने एक लेक्चर दिया था आपको याद होगा, वैश्विक प्रजातंत्र का संकट करके एक मेरा लेक्चर हुआ होगा, आप लोगों ने शायद सुना होगा। तो दुनिया भर में प्रजातंत्र हर जगह खतरे में पड़ रहा है। दूसरी तरफ उधर रूसी गणतंत्र में व्लादिमीर पुतिन, और इधर चाइना में शी जिनपिंग जैसे जो पावरफुल लीडर्स हैं, उनका जो इमरजेंस हुआ है, और विशेषकर चाइना ने जो अपना डेवलपमेंट मॉडल प्रस्तुत किया है, जो एक ऑटोक्रेटिक या निरंकुश शासक के अंतर्गत एक समृद्ध राष्ट्र की स्थापना की है, तो एक तरह से चाइना इस बात का पोस्टर चाइल्ड बन गया है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए डेमोक्रेसी को दबाना आवश्यक है। तो अभी जो ताइवान और चाइना का मामला है, सबसे बड़ा मामला है ऑटोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी। क्योंकि अमेरिका ने हम आपको याद होगा पिछले साल उसने दुनिया में एक ग्लोबल बैठक भी डेमोक्रेसी पर करवाई थी, शायद आपको याद होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। और अमेरिका दुनिया में सिर्फ यही कहता है कि हम डेमोक्रेसी को फैलाना चाहते हैं। और एक और घटना मैं आपके संज्ञान में रखना चाहूंगा, 2021 में आपको याद होगा जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन दोनों ने मिलकर एक न्यू अटलांटिक चार्टर की घोषणा की थी कॉर्नवाल में। न्यू अटलांटिक चार्टर, कॉर्नवाल जो G7 की बैठक हुई थी वहां, उसी में। और फिर उसने डेमोक्रेसी पर बल दिया था कि हम डेमोक्रेसी को दुनिया में पिछले 80 वर्षों से जिस तरह से अमेरिका बढ़ाता आ रहा है, अब आना चाहिए। तो अब इनके साथ दिक्कत है कि ताइवान इनके लिए डेमोक्रेसी का पोस्टर चाइल्ड है। डेमोक्रेसी का ताइवान एक पोस्टर चाइल्ड है। ताइवान को बचाने का मतलब है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। ये अमेरिका की मैं इंटरेस्ट बता रहा हूं। क्लाइंट स्टेट तो है ही, साथ ही डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। अगर ताइवान सकम कर जाता है और चाइनीज अगर, तो वह इस बात को, जो चाइना का जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है कि एक तो इकोनॉमिक कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी चीज है कि ऑटोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत होती है, जो दुनिया में डेमोक्रेसी की हार होगी। और जो व्लादिमीर पुतिन वगैरह जैसे लोग हैं वो और भी ज्यादा अपने आप को इंपावर्ड महसूस करेंगे। तो अमेरिका को एक चिंता यह है कि अब डेमोक्रेसी को बचाना है। तो ठीक है, चलिए आप इतना उदात्त विचार रखते हैं, तो उस समय आपने क्यों सेल आउट कर दिया? एक तरफ आपने वन चाइना पॉलिसी कही, चाइना को आपने मनोबल बढ़ा दिया कि देखो वही ताइवान आपका पार्ट है, आपका हिस्सा है, उससे अलग नहीं है। दूसरी तरफ आप कह रहे खबरदार ताइवान को टच मत करिए। तीसरी तरफ आप ताइवान में डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे चाइना ये सोच के डर रहा है कि अब तो ताइवान को हम बल प्रयोग कर नहीं सकते,
और नेचुरली ताइवान हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है और यूएसए उसको वेपन सप्लाई कर रहा है। तो चाइना एक तरह से कंफ्यूज और नर्वस है कि हम क्या करें। हम चाइना को डिफेंड नहीं करें, जो चाइना कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। चाइना अभी वर्ल्ड में कहर है, लेकिन जो चाइना में ताइवान के संबंध में जो चाइना की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में इनफ कंफ्यूजन पैदा, इसी तरह का कंफ्यूजन हमें याद है कि ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पैदा किया था, और इसी तरह का कंफ्यूजन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चेम्बरलेन है वो हिटलर के साथ म्यूनिक की संधि करके पैदा किया था, कि हिटलर को विश्वास हो चला था कि हमसे ब्रिटेन और फ्रांस कभी वॉर नहीं करेगा। और यही कंफ्यूजन अमेरिका ने चाइना में पैदा कर दिया है। एक तरफ वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया, ताइवान को डिरिकॉग्नाइज करवा दिया, दूसरी तरफ ताइवान को प्रमोट भी कर रहा है। और जब अभी दुनिया रसिया में उलझी हुई थी, हम लोग यूक्रेन और रसिया समस्या से नहीं उबर पा रहे थे, पूरी दुनिया की निगाह उधर टिकी हुई थी। तो अभी मैं ये नहीं कहता हूं ये जो बाइडेन की इच्छा नहीं थी, ये अमेरिका का इंटरनल पॉलिसी, लेकिन जो अभी नैन्सी पेलोसी की यात्रा एक बहुत ही गलत समय में और गलत डिसीजन था। इसलिए नहीं मैं वर्ल्ड पीस की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट फेवरिंग अमेरिका, सॉरी, आई एम नॉट फेवरिंग चाइना। चाइना का जो रिएक्शन है वो नाजायज है, परंतु उसके उस रिएक्शन के लिए अमेरिका खुद उत्तरदायी है। क्योंकि अब अमेरिका किस बेसिस पर डिफेंड करेगा ताइवान को? तो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुका है, वो कह रहा है बल प्रयोग नहीं करिए। तो बल प्रयोग नहीं करिए, ठीक है, तो उसका क्या अल्टरनेटिव है? आप ये मान के चल रहे हो उसका अभिन्न अंग हो, ताइवान आपका अभिन्न अंग है, चाइना एक है, ताइवान आपका उसी का पार्ट है। तो जो आपका अपनी पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए मैंने देखो एक टर्म का प्रयोग किया है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी ऑफ यूएसए। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएसए की पॉलिसी में एक सामरिक दुविधा है, और यह सामरिक दुविधा ने ताइवान को खराद पर चढ़ा दिया। यही सामरिक दुविधा उसके अफगानिस्तान में थी। आप देखिए, अशराफ गनी को रात में अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दूसरी घटना यूक्रेन में हुई, जब यूक्रेन को जब मिलिट्री सहायता नहीं करनी थी उसको, जब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो फिर उसने यूक्रेन को नेटो मेंबर्स के रूप में क्यों बढ़ाया, जबकि 2014 में व्लादिमीर पुतिन पहले भी छीन चुका था उससे भूभाग, और जब यूक्रेन को सुरक्षा नहीं देनी थी तो यूक्रेन को उसने इस मुकाम पर क्यों लाया? नंबर 2। नंबर 3, अब बात आती है ताइवान को। तो अभी ताइवान में, अब ये चलिए तो अमेरिका की बात है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए स्टेक में क्या लगा हुआ है मैं आपको बताता हूं। साउथ ईस्ट एशियन देशों के पर्सपेक्टिव से देखिए ये जो है, ये देश है, ये अब साउथ ईस्ट एशियन में है कि ये जो है ना वेस्टर्न जो प्रशांत रीजन है, वहां से वहां का ट्रैफिकिंग जाती है ताइवान के पास से। आप देखेंगे 22% जो वर्ल्ड ट्रेड, 22 से 23% इस रास्ते से गुजरता है, और अभी चाइना ने यहां पर नाकेबंदी की हुई है। इस कारण से पूरे जितने भी शिप्स है अपने रोड को डाइवर्ट कर रहे हैं। जब उसने मिसाइल छोड़े हैं इस पर, वो जाके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जापान में जाकर मिसाइल गिर रहा है। अगर ताइवान पर उसका कब्जा होता है तो जापान और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है उसमें चाइना का हस्तक्षेप और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ताइवान के पास है। और फिर एक बार वो समुद्र में तनाव शुरू हो जाएगा कि हमारा क्षेत्र है, और उनके जो मैन रिसोर्सेस है उस पर चाइना क्लेम करने लगेगा। तो पूरे इनके लिए भी हक में यही है, विशेषकर जापान, कि ताइवान पर चाइना का कब्जा नहीं हो। अब दूसरी बात है कि क्या कर सकता है चाइना। तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, जो मेरी जो समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, और जो मेरा कैलकुलेशन है, जो गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बारे में कहा जाता है मुद्दों का युद्ध नहीं तनावों का युद्ध था। तो कई बार क्या होता है कि वॉर मुद्दों के कारण नहीं तनाव के कारण होता है। कुछ ऐसे इमीडिएट कुछ ऐसा हो जाता है, कोई कंफ्यूजन हो जाता है जिस कारण से वॉर छिड़ जाते हैं। नहीं तो मेरे कैलकुलेशन के अनुसार चाइना को वॉर ओपन अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना सोवियत रशिया नहीं है। यह एक कह सकते हो कि अभी ये दुनिया में
एक बहुत बड़ी बात, लगभग 11-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है और अमेरिका को चैलेंज कर रही इकोनॉमिक फील्ड में। यूरोपियन यूनियन से इसका बहुत ही मजबूत आर्थिक संबंध है, ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है उनका और दूसरा लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। फिर अमेरिका से भी उसके इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत गहरे हैं, जापान से भी उसके इकोनॉमिक रिलेशंस गहरे हैं। तो उसको अभी युद्ध का स्टेक नहीं लेना चाहिए। तो अभी वो ताइवान के सामने जो इस तरह से अपने मस्कुलर पावर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, इसकी वजह यह है कि यह शी जिनपिंग एक कमजोर नेता के रूप में नहीं देखना चाहता। हालांकि अलग अलग चैनल्स से जो मैंने देखा है करंट इश्यूज में, तो अलग अलग चैनल्स, क्योंकि तो मैं बहुत सारे चैनल्स के भी कांटेक्ट में रहता हूं, तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे शेखर गुप्ता का मानना है कि यह एक तरह से पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, बट इट शुड नॉट डेयर टू स्केलेट द वॉर। उसको वॉर को स्केलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वियॉन है उसमें मैंने देखा कि वियॉन टीवी का जो स्टैंड मैंने देखा वो ये है कि वॉर छिड़ सकता है। तो सबके अपने अपने कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वॉर लॉन्च नहीं करना चाहिए। वॉर अगर लॉन्च करना रहता तो अभी तक कुछ वो कर चुका होता। वो बेसिकली अपने आप को एक वीक रूलर नहीं देखना बनाना चाहता। वो अब थर्ड टर्म में जा रहा है और फॉरएवर वो चाइना का प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो चाइनीज लोगों में अपनी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, इसके लिए वो अपने स्ट्रेंथ को दिखाना चाहता है। तो ये उसकी रणनीति। और दूसरा, वो कहीं ना कहीं ताइवान को भी डराना चाहता है कि वह फॉर्मली कभी इंडिपेंडेंस की घोषणा न कर दे। उसको भी डर है कि कहीं औपचारिक रूप में, चूंकि ताइवान की जो प्रेसिडेंट है साई इंग वेन, ये थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंड की है। मा इंग जियोंग की तरह जो पहले प्रो चाइनीज पॉलिसी उनकी हुआ करती थी वो अब नहीं है। तो इसलिए भी चाइना अपने आप की हिफाजत चाहता है। अब सवाल है इंडिया कहाँ है। तो इंडिया का तो पहले ही इंडिया का विकल्प समाप्त था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मान चुका था और ताइवान को नहीं, वो चाइना की वकालत कर रहा था। इंडिया ने उसके अलावा तो तिब्बत को भी, आप जानते हैं, चाइनीज मतलब जो चाइनीज कंट्रोल को तिब्बत पर भी मान्यता दे दी थी। तो इंडिया ने तो इसमें बहुत सारी चीजें डिप्लोमेटिकली हमने पहले लूज कर दिया। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर इंडिया अब अपने पॉलिसी को धीरे धीरे रिवाइज कर रहा है। कारण क्या है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो चाइना का पॉलिसी है वो बहुत आपत्तिजनक है। अब कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दे रहा है। स्टेपल वीजा कहते हैं नथी वीजा, मतलब बाकी लोगों को देता है नॉर्मल वीजा और कश्मीर के लोगों को नथी वीजा देता है। मतलब ये है, ये इंडिया का अभिन्न अंग उसको नहीं मान रहा। तो इंडिया अब इंडिया क्या कर रहा कि वन चाइना पॉलिसी को, अब ये इंडिया डिरिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया अपना जो कम्युनिक जारी करता है, जो दोनों के बीच जो वार्ता होती है या जो इंडिया मेजबानी करता है, या दोनों के बीच जब कोई सूचना जारी होती है, कॉमन सूचना, तो उसमें जानबूझकर वह अब वन चाइना पॉलिसी की बात को ड्रॉप कर देता है। इंडिया चुप्पी कर देता है। इंडिया एक तरह से मौन प्रोटेस्ट कर रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो तुमने अपना स्टैंड ले रखा है उससे हम खुश नहीं। अब दूसरी बात है कि अगर वियतनाम में संघर्ष छिड़ता है, वहां तनाव बढ़ता है, तो क्या इंडियन बॉर्डर पर तनाव कम होगा? इस पर भी दो तरह की संभावनाएं हैं। एक, थोड़ा तो अभी इंडियन बॉर्डर पर वो प्रॉब्लम कम कर सकता है, लेकिन इसका कोई जो वियतनाम है, ओ सॉरी, जो ताइवान है, वो ताइवान का मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ठंडा भी पड़ेगा। ये बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। और इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर क्लैश है, वह बॉर्डर क्लैश का मुद्दा तो मुझे लगता है पेरेनियल मुद्दा है। ये मुद्दा तो कब सॉल्व होगा पता नहीं। आज मैंने एस्टोनी जॉनी का एक आर्टिकल पढ़ा हिंदू में, तो उन्होंने इस पर कुछ दूसरी बात लिखी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि 23 मिलियन पॉपुलेशन वाला ताइवान चाइना के अगेंस्ट में डट कर खड़ा है। वो भी डर नहीं रहा। आप उसके प्रेसिडेंट या किसी के स्पीच को सुनेंगे तो डर नहीं रहा। तो इंडिया को वो कहते हैं कि इंडिया को भी इससे थोड़ा इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम तो, हमारे पास तो 1.4 मिलियन आर्मी ही है, 14 लाख सोल्जर्स ही हैं।
और हम इंडियंस पॉपुलेशन में उनके बराबर ही जाने वाले हैं। और हमारे पास भी अब अच्छे खासे मिलिट्री प्रिपरेशन हो चुका है। तो इंडियंस को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर हमें वो इनक्रोच करने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी फिलहाल हम दुनिया की शांति की कामना करते हैं। 4 जुलाई को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप समझ सकते हो 1914 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, ये 2022 है, तो हमने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। लेकिन जब 4 अगस्त जब बीता है, तो बीते 4 अगस्त को, चूंकि 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया था, और अधिकतर एक्सपर्ट 4 अगस्त से काउंट करते हैं क्योंकि ब्रिटेन उस युद्ध में जंप किया था। ब्रिटेन की शर्त थी कि अगर जर्मनी ने बेल्जियम को इनक्रॉच किया तो मैं इस वॉर में आ जाऊंगा। वही हुआ, जर्मनी ने बेल्जियम को क्रॉस करके फ्रांस पर हमला किया तो ब्रिटेन उस युद्ध में कूद गया। तो उसको लोग 4 अगस्त से ही काउंट करते हैं। तो 4 अगस्त से वर्ल्ड वॉर का सेंचुरी से ऊपर हम लोग का हो गया। आप मान सकते हैं 106 वर्ष, 107 वर्ष, कुछ भी काउंट कर सकते हैं। मैं 4 अगस्त को यही सोच रहा था कि देखो, इसी कंफ्यूजन में वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। अभी यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो एक नया प्रॉब्लम उपस्थित हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग शांति की कल्पना करते हैं कि सब बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि आपने इतिहास के चश्मे से वर्तमान को देखा है तो आपको अतिरिक्त अर्थ मिला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हिस्ट्री की पैरोकारी नहीं कर रहा। मैं जो महसूस किया हुआ आपसे बांटना चाहता हूं कि सोशल साइंस का जो जननी है, जो मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के चश्मे से हम वर्तमान को देखते हैं, तब वर्तमान की स्पष्ट तस्वीर आती है। तो चलिए, आज मैं यहीं रुकता हूं, फिर आगे किसी दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।